everyone, welcome to our channel MedJEX. My name is Radhika Sharma and I am your chemistry educator. So बेटा आज हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं एक सेशन which is on electrochemistry. जैसे कि आप देख चुके हो आज का ये सेशन होने वाला है electrochemistry which is one of the most important chapters in physical chemistry and NEET में हर साल यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. सो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो बहुत ध्यान से सारे बच्चे इस सेशन को देखेंगे. तो बिल्कुल बेसिक से हम शुरू करने वाले हैं. तो चलो शुरू करते हैं अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. देखिए छोटी छोटी बेसिक टर्म्स हैं जो हम लोग को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने से पहले हमारे माइंड में क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि हम बहुत फ्रीक्वेंटली इन टर्म्स का यूज करने वाले हैं. तो बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है. बेसिकली इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं बेटा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जीज, है ना. तो हम लोग क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में चेंज कर सकते हैं, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर सकते हैं. तो बस यही ट्रांसफॉर्मेशंस हम इस पर्टिकुलर केमिस्ट्री में पढ़ते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. तो देखो बिल्कुल अगर हम लोग को स्टार्टिंग से चलना है तो हमें इलेक्ट्रोड, जैसे हम लोग अभी पढ़ेंगे सेल्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे बार बार ये टर्म आएगी इलेक्ट्रोड. तो हमें एक मीनिंग क्लियर होना चाहिए भाई इलेक्ट्रोड होता क्या है ना. तो इलेक्ट्रोड बेटा एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है. जो भी सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर जाए उसे मैं क्या बोलूंगी, इलेक्ट्रोड बोलूंगी. ठीक है, तो क्लियर है हमारे पास. अब यहाँ पे हम ज्यादा मेटल इलेक्ट्रोड्स को यूज करते हैं. इलेक्ट्रोड वो कोई भी सब्सटेंस हो सकता है जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे. तो मैं इसे लिख सकती हूँ सब्सटेंस दैट कैन conduct electricity, that can conduct electricity. So we have two types of electrodes, एक है एनोड और एक है कैथोड. तो बेटा एनोड क्या होता है और कैथोड क्या होता है. तो ये दोनों इलेक्ट्रोड्स ही हैं. जहां पर हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं उसे एनोड कहते हैं और जहां पर हम रिडक्शन करवाते हैं उसे कैथोड. थ्रू आउट द चैप्टर एनोड कैथोड का यही मतलब रहने वाला है. तो हमें ऐसे साइंस के साथ उसको याद नहीं करना है कि कहाँ नेगेटिव टर्मिनल है कहाँ पॉजिटिव टर्मिनल है. तो उस अकॉर्डिंग हम एनोड कैथोड को याद नहीं रखेंगे. हम बोलेंगे जिस भी इलेक्ट्रोड पे हमारी ऑक्सीडेशन हो जाए उसे बोलेंगे एनोड. ठीक है, तो एनोड पे बेटा हमारी कौन सी प्रोसेस होती है, ऑक्सीडेशन. और कैथोड पे बेटा कौन सी प्रोसेस होती है हमारी, दैट इज आर रिडक्शन. चलिए इतनी बात हमें क्लियर है. अब ऑक्सीडेशन क्या होता है मैम, हमने रिडॉक्स पे चीजें पढ़ रखी है और हमें पता है कि ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो चलो हम फिर से आप लोगों के लिए लिख देते हैं यहाँ पे. ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. रिडक्शन का मतलब बेटा क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, लेकिन कोई भी हमारे पास रिएक्शन दी जाती है तो हम कैसे पहचानते हैं बेटा कि उसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन. हम लोग देखते हैं अगर हमारा ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं. और अगर हमारे ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीज आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं. बिल्कुल बेसिक हमारी ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमें एक बार फिर रिवाइज होगी. तो चलो अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. तो समझिए, मान लीजिए मेरे पास एक बीकर है, एक ग्लास है. लेट्स से ये रहा मेरे पास एक ग्लास है ना. अब इस ग्लास में बेटा अगर मैं, ये मेरा मान लो कोई इलेक्ट्रोड है, इसे डिप कर दूं. ठीक है, अगर मैं इसे डिप कर दूंगी तो ये क्या करेगा. अब इसकी टेंडेंसी होती है या तो ऑक्सीडाइज होने की या तो रिड्यूस होने की. वो इसकी एक नेचुरल टेंडेंसी है. तो मान लो मैंने इसे इसी के सॉल्यूशन में डाला. फॉर एग्जाम्पल मैंने ये इलेक्ट्रोड कौन सा ले लिया, जिंक का मैंने बेटा इलेक्ट्रोड ले लिया और इसे मैंने डाल दिया जिंक के सॉल्यूशन में. ये है मेरा जिंक इलेक्ट्रोड एंड इसे मैंने डिप कर दिया है जिंक सल्फेट में, जिंक सल्फेट में. ठीक है जी, ओके. अब हमने क्या बोला कि इसकी कुछ टेंडेंसी होती है, या तो ये ऑक्सीडाइज होता है या तो ये रिड्यूस होता है, कुछ तो होता है ना. क्या होता है, जिंक क्या करता है बेटा, यहां से निकलकर इस सॉल्यूशन में जाकर
ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या कर देता है, ये जो जिंक होता है यहाँ से निकल के सॉल्यूशन में चला जाता है Zn2+ के फॉर्म में, और यहाँ छोड़ जाता है अपने 2 इलेक्ट्रॉन। भाई जिंक अपना चेंज हो रहा है, जिंक अपना चेंज हो रहा है Zn+2 में, ठीक है। एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड, ठीक है। ये रहा, ये बन गया फिर से जिंक इलेक्ट्रोड। जिंक देखो क्या कर रहा है, जिंक हमारा इस इलेक्ट्रोड से निकल के जा रहा है Zn2+ के फॉर्म में। तो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन क्या लॉस हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन वो छोड़ेगा इस इलेक्ट्रोड पे, है ना। जितने जिंक गए उतने अपना एक जिंक 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है इलेक्ट्रोड पे, है ना। और पानी में तो बेटा ये जो मैंने सॉल्यूशन एक्वा सॉल्यूशन लिया था जिंक सल्फेट का, इसमें तो जितने Zn+2 के शुरू में क्या था, जितने Zn+2 थे उतने ही SO4 नेगेटिव थे, जितने मेरे पास Zn2+ थे उतने ही मेरे पास क्या थे, SO4 नेगेटिव थे। लेकिन अगर यहाँ से जिंक मेटल ऑक्सीडाइज हो जाएगा और यहाँ पे Zn2+ आ जाएंगे तो यहाँ पे Zn2+ का नंबर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, इंक्रीज हो जाएगा। मतलब अब सॉल्यूशन में क्या हो गया है, मेरा पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया है, और जितने जिंक नीचे सॉल्यूशन में मूव कर रहे हैं यहाँ पर वो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा रहे हैं। तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक चार्ज सेपरेशन हो गई है, यहाँ पे एक चार्ज सेपरेशन हो गई है, नेगेटिव ये पॉजिटिव। तो बेटा ये जो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ है, इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बेटा एक पोटेंशियल डिफरेंस है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक पोटेंशियल डिफरेंस है। इतनी बात क्लियर होगी। तो इसी तरह से हमारे पास 2 तरह के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएंगे, एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आएगा, एक रिडक्शन। अगर यहाँ रिडक्शन की प्रोसेस हो रही होती तो मैं उसे रिडक्शन पोटेंशियल कहती, लेकिन यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है तो मैं इसे क्या कहूंगी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। देखो वही डायग्राम एक तरह से ड्रॉ है जो मैंने अभी करके बताया। यहाँ पे कोई मेटल लिया है, वो यहाँ पर जाके क्या बना रहा है, मेटल पॉजिटिव, है ना। क्या प्रोसेस हो रही है, एक मेटल से एक आयन का बनना, कैसे बनेगा बेटा, जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो प्रोसेस क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। यहाँ कौन सी प्रोसेस हो रही है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन छोड़ के आया, यहाँ पॉजिटिव के फॉर्म में आया, तो यहाँ पॉजिटिव बढ़ गए। अब यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया है, तो उसे मैंने क्या बोला, उसे मैंने बोल दिया है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जी। अब जितना ज्यादा टेंडेंसी होगा टू गेट ऑक्सीडाइज्ड, मेटल का जितना ज्यादा टेंडेंसी होगा टू गेट ऑक्सीडाइज्ड, तो उतना ही ज्यादा क्या होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। चलिए अब रिडक्शन पोटेंशियल समझ लो भाई। रिडक्शन पोटेंशियल में क्या होगा, प्रोसेस कौन सी हो रही होगी, रिडक्शन। अब क्या था, यहाँ पे थे तुम्हारे आयंस, सॉल्यूशन में थे तुम्हारे आयंस। रिडक्शन किसका होता है बेटा, आयंस का होता है, क्योंकि आयंस इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, चेंज हो जाएंगे मेटल में। तो आयंस ने यहाँ से इलेक्ट्रॉन गेन किए और चेंज हो गए मेटल में। अब यहाँ क्योंकि पॉजिटिव चार्ज उसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए तो पॉजिटिव कम हो गया, तो नेगेटिव बाहर बढ़ गया, और अंदर जो इलेक्ट्रॉन थे वो तो मेटल ने खाए और कंज्यूम किया और यहाँ एब्जॉर्ब हो गया, तो अंदर पॉजिटिव बढ़ गया। तो यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ डेवलप हो रहा है बेटा, उसी को मैं क्या कह रही हूँ, उसी को कह रही हूँ रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो हमें दोनों तरह के पोटेंशियल क्लियर हो गए हैं, एक है रिडक्शन पोटेंशियल और एक है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। चलिए इतनी बात हमें क्लियर है। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब देखो कई बार क्या होता है ना कि ये जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है या फिर रिडक्शन पोटेंशियल होता है, इसको हम स्टैंडर्ड कंडीशंस पे कैलकुलेट करते हैं। स्टैंडर्ड यानी कि 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन पे, 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन पे, 1 बार प्रेशर पे, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। तो ये कंडीशंस हमारी कैसी होती हैं, स्टैंडर्ड। और यहाँ पे जो हमारा पोटेंशियल निकल के आता है उसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड पोटेंशियल। अब E का मतलब क्या है, E रिप्रेजेंट कर रहा है तुम्हारे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, E रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे इलेक्ट्रोड
पोटेंशियल को, ठीक है। तो अगर मैं इसमें नॉट का सिंबल लगा दूं तो ये किसे रिप्रेजेंट करेगा? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को। ये किसे रिप्रेजेंट करेगा? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को। ये किसे रिप्रेजेंट करेगा बेटा? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को। इसका मतलब हमने जो पोटेंशियल्स कैलकुलेट किए हैं वो अपनी स्टैंडर्ड कंडीशंस पे किए हैं, अगर कहीं पे नॉट लगा हो। अगर बेटा मैं ऐसे लिख दूं ई नॉट ऑक्स, इसका मतलब क्या है? हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की। हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की। इसे मैं शॉर्ट में क्या लिख सकती हूं? SOP। अगर मैंने कहीं ऐसा लिख दिया E नॉट रेड, तो इसका मतलब क्या है? आई एम टॉकिंग अबाउट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। शॉर्ट में क्या लिखूंगी? SRP। अच्छा, अब जरूरी थोड़ी है ना कि वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन लिखेगा। हमें तो पता है क्या होता है ऑक्सीडेशन में। ऑक्सीडेशन में हमको पता है मेटल जो होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करता है और आयन में चेंज हो जाता है। तो क्या तुम यहाँ देख के नहीं बता सकते कि ये मेटल प्लस आयंस में जा रहा है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ ऑक्सीडेशन हुई है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। और ये एरो जो हम लगाते हैं, ये तो हम लगाते हैं ना कि ये मेटल प्लस में जा रहा है, फेस चेंज हो रहा है सॉलिड से एक्वस, है ना। तो बेसिकली है तुम्हें देखना है मेटल N+ में जा रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो मैं इसे क्या बोल सकती हूँ? दिस इज माई SOP ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। कई बार ऐसा लिखा होगा कि उल्टा, आयन किस में जा रहा है? मेटल में, मतलब आयन इलेक्ट्रॉन गेन करके मेटल में जा रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, तो प्रोसेस है रिडक्शन। तो ये मुझे क्या दिया है? SRP। और मोस्टली हमें क्वेश्चन में वो ऐसे ही मेंशन करके देगा SOP SRP, हमें इन्हें देख के पता लगाना होगा। अगर ऐसे लिखा होगा, वो तुम्हें ये नहीं बोलेगा कि ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, तुमको इसको खुद देख के पहचानना है। भाई इसकी मान लो उसने X वोल्ट वैल्यू दी है, तो तुम्हें पता है ना कि ये क्या है, मुझे इसने दे रखा है SOP और इसकी कुछ वैल्यू दे रखी है Y वोल्ट। तो इसका मतलब ये तुम्हें उसने क्या दे रखा है? तुम्हें SRP दे रखा है। तो इस तरह से बेटा हम लोग पहचानेंगे कि एग्जामिनर ने हमको क्या दिया है क्या नहीं। अब है हमारा रेफरेंस इलेक्ट्रोड। रेफरेंस इलेक्ट्रोड बना होता है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का बना होता है हमारे पास, हम गैस यूज करते हैं यहाँ पे, हाइड्रोजन गैस। और इलेक्ट्रोड देखो, इलेक्ट्रोड हम यहाँ पे लेते हैं प्लेटिनम, ठीक है, क्योंकि प्लेटिनम पे गैस एड्सॉर्ब हो सकती है, हाइड्रोजन गैस एड्सॉर्ब हो सकती है, ऐसे हमारे लिए उसका इलेक्ट्रोलिसिस कराना मुश्किल है। तो हम क्या लेते हैं यहाँ पे? इलेक्ट्रोड लेते हैं प्लेटिनम। तो यहाँ पे हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को ले रहे हैं, एक बार एनोड पे, एक बार कैथोड पे। अगर एनोड पे लेंगे तो बेटा कौन सी रिएक्शन होगी? ऑक्सीडेशन, ठीक है। ये हमने लिखा है इलेक्ट्रोड प्लेटिनम और ये मेरा हाइड्रोजन गैस। और देखो स्टैंडर्ड कंडीशंस है 1 बार और 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन है। 1 बार प्रेशर है और 1 मोलर यहाँ पे हमने कॉन्सेंट्रेशन ली है। और फिर हम निकाल रहे हैं इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर हम इसे एनोड पे ले रहे हैं, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो बेटा फॉर रेफरेंस हम इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो मान के चलते हैं कि ये है हमारा 0 वोल्ट। सिमिलरली जब हम इसके रिडक्शन करवाते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास SRP की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, तो उसे भी हम लोग मान के चलते हैं 0 वोल्ट, ठीक है। अब ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की हमें जरूरत क्यों पड़ रही है? तो बेटा देखो, जैसे हमें कोई भी चीज मेजर करनी होती है तो हम लोग स्टैंडर्ड लेते हैं, है ना। कोई भी अगर मान लो तुम्हें वेट मेजर करना है तो तुम्हें कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड तो लेना पड़ेगा, जैसे केजीज ले लिया। तुम्हें लेंथ मेजर करनी है तो भी तुम्हें स्टैंडर्ड लेना पड़ेगा। तो अगर हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करना है तो हमें कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड मान के चलना पड़ेगा। जैसे मोल कॉन्सेप्ट में हम AMU लेते थे, फिर उससे हम क्या करते थे? रिलेटिव वेट्स निकालते थे। तो वैसे ही हमें यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा? अपना स्टैंडर्ड लेके हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो बाकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स है वो हमें कैलकुलेट करने होंगे। चलिए, तो यहाँ पे देखो, टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ एनी अदर इलेक्ट्रोड सेल इज कपल्ड विद SHE। तो हम क्या कर देते हैं? SHE के साथ कपल उसको कर देते हैं एंड इट्स पोटेंशियल इज मेजर्ड
measure that gives the value of electrode potential of that electrode. अब क्या है, मान लो मैंने अपने एनोड पे लगा दिया SHE लगा दिया। अब इसकी वजह से जो इसका जो मैं पोटेंशियल मान रही हूँ, जो मैं इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या मैं इसका SRP, दोनों को ही मैं क्या मान के चलती हूँ, 0 0, ठीक है। और यहाँ मैंने लगा दिया है, मान लो कोई कॉपर का इलेक्ट्रोड, ये मैंने लगा दिया कॉपर का इलेक्ट्रोड, और यहाँ मैंने क्या कर दिया है, इधर मैं करवा रही हूँ ऑक्सीडेशन, यहाँ करवा रहे हैं हम लोग ऑक्सीडेशन, ठीक है, और यहाँ करा रहे हैं हम रिडक्शन, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या होगा, मान लो यहाँ पे मेरे पास वोल्टामीटर लगा है, ठीक है, यहाँ पे एक वोल्टामीटर लगा दिया हमने, तो क्या होगा कि यहाँ पर जैसे ही यहाँ से हमारे पास इलेक्ट्रॉन का फ्लो चालू होगा, जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो चालू होगा तो क्या होगा, वोल्टामीटर में कुछ डिफ्लेक्शन आएगी, क्योंकि करंट प्रोड्यूस होगा, करंट के प्रोड्यूस करने से वोल्टामीटर डिफ्लेक्ट करेगा। अब डिफ्लेक्ट करेगा तो कुछ ना कुछ वहाँ पे पोटेंशियल का वैल्यू आएगा, जो भी पोटेंशियल का वैल्यू आएगा वो हमारे पास कॉपर का आएगा, कॉपर का हमारे पास पोटेंशियल का वैल्यू आएगा, क्योंकि अभी हमने कॉपर का इलेक्ट्रोड लिया, इसकी जगह कोई और इलेक्ट्रोड लेंगे तो उसका वैल्यू आएगा। तो इसी तरह से हमारे पास क्या आ जाएंगे, सबके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स आ जाएंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब इस तरह से हमने एक सीरीज बना ली, हमने सारे ही मेटल्स के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट कर लिया और हमने एक सीरीज तैयार कर दी बच्चों, जिसका नाम हमने रख दिया है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसमें हम क्या कर रहे हैं, सभी के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग क्या कर रहे हैं, उन्हें अरेंज कर रहे हैं, ठीक है। एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग उनके स्टैंडर्ड रिडक्शन, अब ऐसा नहीं है कि हर एक मेटल रिड्यूस ही हो रहा होगा, वहां पे रिडक्शन ही हो रहा होगा, हो सकता है कि उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी हो, उसका हमने एसओपी भी कैलकुलेट किया हो, लेकिन हम लोग ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि हम एक सीरीज बना रहे हैं और उसमें आधे हम स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख रहे हैं, आधे हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। हम लोग को एक ही, जब हम किसी चीज को जनरलाइज करते हैं तो हमें एक ही डेटा के बेसिस पे करना होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम सबके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स लिख रहे हैं और ज्यादा फर्क नहीं है। जो आपका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है दैट इज माइनस ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, आप बस साइन चेंज करोगे और आपको उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या फिर आपको रिडक्शन पोटेंशियल पता करना है, बस साइन चेंज करोगे आपको वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या, अब हो रहा होगा ना कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ आधे मेटल्स ऑक्सीडेशन कर रहे होंगे और अगर मैं रेफरेंस हाइड्रोजन को ले रही हूँ तो आधे मेटल्स रिडक्शन कर रहे होंगे। ये तो उनकी नेचुरल टेंडेंसी पे डिपेंड करता है कौन ऑक्सीडेशन करेगा कौन रिडक्शन करेगा। तो ऐसा नहीं है कि सारे क्या करेंगे, रिडक्शन ही करेंगे, बट हम सारे जो डेटाज हैं अगर हमारे पास वो ऑक्सीडेशन भी कर रहे हैं और हमारे पास उनके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आए हैं तो हमें पता है SOP इज इक्वल टू माइनस SRP या SRP इज इक्वल टू माइनस SOP। तो हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया सारे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स को रिडक्शन पोटेंशियल्स में, और फिर हमने एक सीरीज बना ली जहां पर हमने रख दिया उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SRP में, ठीक है। समझ रहे हो ना ये बात की अब कुछ मेटल्स हमारे क्या होंगे, ऑक्सीडाइज है ना, कुछ मेटल्स क्या कर रहे होंगे, ऑक्सीडेशन कर रहे होंगे, कुछ रिडक्शन कर रहे होंगे, क्योंकि ऐसे सेल वर्क करेगा ना। मान लो मैंने एक तरफ जिंक लिया एक तरफ कॉपर लिया है, तो हमें अभी अगर हम डाटा देखेंगे तो हमें पता है जिंक ऑक्सीडेशन प्रेफर करेगा एंड कॉपर रिडक्शन प्रेफर करेगा। तो एक को हमें क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन हाफ में लेना पड़ेगा, एक को रिडक्शन में। मान लो हम लोग जो भी डाटा करते हैं, जो भी डाटा हमारे पास आता है फिर उससे हम चेक करते हैं। मान लो मेरे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिंक का, या फिर मैंने मान लो ले लिया है मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोड SRP है हमारे पास, SRP है हमारे पास कितना, -2.37 है ना, इतना SRP है। और मैं इसका सेल बनाना चाहती हूँ लेट्स से कैल्शियम के साथ, ठीक है। ये है मेरा मैग्नीशियम का डाटा और ये है मेरा कैल्शियम का डाटा, दिस इज -2.90। तो बेटा इनमें से कौन सी वैल्यू ज्यादा है कौन सी कम है, ऑब्वियसली मैग्नीशियम का SRP ज्यादा है, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा
उसको हम क्या कराएंगे, उसकी हम रिडक्शन कराएंगे, और जिसका एसआरपी का वैल्यू कम होगा उसका हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे। ऐसा करने से बेटा हमारे पास जो ई सेल आता है, आगे हम एक फॉर्मूला देखेंगे, जो ई सेल आता है वो हमारे पास कैसा आता है, पॉजिटिव। ऐसा करने से हमारे पास ई सेल का वैल्यू पॉजिटिव आता है। और फिर स्पॉन्टेनिटी चेक करने के लिए जब हम उसको एक इक्वेशन में पुट करते हैं, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NFE, तो आपका डेल्टा जी नेगेटिव आता है, एंड डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस। ठीक है, इसको हम आगे और अच्छे से करेंगे, लेकिन मेरा यहाँ पे समझाने का मतलब है कि अगर आपको क्वेश्चन में कभी SRP दिया, SOP दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। किसी का SRP दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका रिडक्शन हो रहा होगा। हमें इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से खुद सोचना पड़ेगा किसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा और किसका रिडक्शन। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब देखिए, यहाँ पर ये है हमारे पास इलेक्ट्रोड रिडक्शन, ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोड रिडक्शन रिएक्शंस है, और ये उनका SRP है। लिथियम का SRP कितना है, -3.05। अगर मैं बोलूंगी इसका SOP कितना होगा तो तुम बोलोगे मैम 3.05, है ना, साइन का डिफरेंस है बस। तो इस तरह से हमने क्या रख दिया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SRP। यहां हम देखें तो हमने इसे कैसे रख दिया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SRP, इंक्रीजिंग SRP। चलिए इतनी सी सीरीज नहीं है, अभी ये और हमारे पास एलिमेंट्स हैं, अभी इसके बाद और एलिमेंट्स है। लास्ट में देखोगे आप फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन का SRP सबसे ज्यादा होता है। अब हमें क्या करना है बेटा, हमें इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद करना पड़ेगा, क्योंकि आगे जब मैं इसके एप्लीकेशंस करवाऊंगी तो इसके एप्लीकेशन से नीट एग्जाम में बड़े सारे क्वेश्चन आते हैं। तो ध्यान से सुनना कैसे हम लोग इसे याद कर सकते हैं। तो हमारे पास है लिथियम, लेके बारात काना मजे से आले, ठीक है, लेके बारात काना। अब मैं हिंदी में नहीं लिखूंगी, जो मैं बोल रही हूं तुम उसको अपनी कॉपी में लिख सकते हो साइड में। दिस इज जस्ट द मेथड टू मेमोराइज दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, है ना। लेके बारात काना मजे से आले, या मजे से आना, मजे से आना, ठीक है, आले कर दिया मैंने बिकॉज फिर इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए एल्यूमिनियम को याद रखना। लेके बारात काना मजे से आना मंजन कर फेंक दो, मंजन कर फेंक दो, ठीक है। लेके बारात काना मजे से आना मंजन कर फेंक दे, मंजन कर फेंक दे। उसके बाद आप क्या करोगे बेटा, यहां पर कोई नहीं सुनता प्रॉब्लम हमारी। देखो, कोई नहीं सुनता प्रॉब्लम हमारी, यहां तक याद कर लिया हमने। लेके बारात काना मजे से आना मंजन कर फेंक दो, कोई नहीं, मंजन कर फेंक दो, कोई नहीं सुनता प्रॉब्लम हमारी, ठीक है। इसके बाद हाइड्रोजन के बाद जो आपके पास यहाँ पे मेटल्स आ रहे हैं उन्हें हम कैसे याद रखेंगे, छापा। उन्हें हम कैसे याद रखेंगे, छापा। अब ये छापा को कैसे याद करोगे, छापा मतलब C फॉर आपका कॉपर। ये हमने जो इनके सिंबल्स हैं उन्हीं के हमने आगे वाले अल्फाबेट यूज कर लिए हैं। कॉपर, ये तुम्हारे पास क्या है, Hg, मर्क्यूरी, एंड देन यू हैव सिल्वर, देन यू हैव प्लेटिनम, एंड देन यू हैव गोल्ड। और इन्हीं के बीच में बेटा हमें प्लेस करने हैं कुछ नॉन मेटल्स। सबसे लास्ट में कौन आता था, F2, फिर Cl2, फिर Br2। F2 लिखा, फिर Cl2, फिर एक छोड़ के आपका Br2, फिर दो छोड़ के तुम्हारा यहाँ पे क्या आएगा, Cl2। इस तरह से नॉन मेटल्स को बीच में प्लेस कर लेंगे तो मुझे मेरी सारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद होगी। अब बेटा एनसीईआरटी में हम लोगों को ये दे रखी है फ्लोरीन से लिथियम तक, हम लिथियम से फ्लोरीन हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में पढ़ रहे हैं, वहां पे हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में दे रखी है, तो कोई इससे बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है, हम इसको इस तरह से याद रख सकते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है, हमारे एसआरपी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज हो रहे हैं।
इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछती हूँ मैग्नीशियम या फिर पोटाशियम, मैग्नीशियम या फिर पोटाशियम में किसकी टेंडेंसी है रिड्यूस होने की? यहाँ पे हमारे पास क्या था, लेके बारात काना। तो मैं अगर पूछूं पोटेशियम मैग्नीशियम में रिड्यूस होने की टेंडेंसी किसकी है, तो आप बोलोगे मैम मैग्नीशियम के रिडक्शन शो करने की टेंडेंसी ज्यादा है क्योंकि उसका एसआरपी ज्यादा है एज कंपेयर टू पोटाशियम। ठीक है, अच्छा, जिसके रिडक्शन करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, जिसकी रिडक्शन करने की टेंडेंसी मतलब वो खुद के रिडक्शन करना चाहता है, तो दूसरे की क्या करवा देगा, ऑक्सीडेशन। क्योंकि रिडक्शन का मतलब है कि इसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इसको इलेक्ट्रॉन्स गेन करने हैं, तो दूसरे से छीन के करेगा ना, तो दूसरे की क्या करा देगा, ऑक्सीडेशन करा देगा। क्योंकि हमें पता है रिडक्शन ऑक्सीडेशन तो मैम साइमल्टेनियसली हो रही है। अगर एक बंदा रिड्यूस हो रहा है तो वो दूसरे के इलेक्ट्रॉन खा रहा होगा, है ना, तभी वो रिड्यूस हो रहा है। तो इसका मतलब दूसरे की वो क्या करवा रहा है, ऑक्सीडेशन। तो मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ कि मेरे पास फ्लोरीन जो है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इट इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद की क्या करवाना चाहता है, रिडक्शन, और इसका एसआरपी ज्यादा है, तो इट्स अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन मैं लिथियम की बात करूं तो लिथियम इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। इट इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ये हम लोग को क्लियर हो गया। क्यों? क्योंकि लिथियम चाहता है कि मैं ऑक्सीडाइज हूं, मैं इलेक्ट्रॉन दे दूं, तो वो इलेक्ट्रॉन देगा तब जब सामने से कोई इलेक्ट्रॉन लेने वाला भी होगा, तो दूसरे की क्या कराएगा, रिडक्शन, और खुद की क्या कराएगा, ऑक्सीडेशन। तो जो दूसरे का करवाता है उसके बेसिस पे नाम होता है, तो इसका नाम है रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि मैम जैसे जैसे हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं तो इनकी ऑक्सीडेशन करने की टेंडेंसी बढ़ रही है। या फिर हम यहाँ पर देखें तो सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास फ्लोरीन है। तो नॉन मेटल्स यूजुअली हमारे क्या होते हैं, अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। और मेटल क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स लूज करना चाहते हैं, तो वो कैसे होते हैं, हमारे अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। क्योंकि हमसे अक्सर नीट के एग्जाम में बेटा ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तुम लोगों को 3-4 मेटल या मेटल आयंस दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये चीजें बेसिक हमारे दिमाग में पहले क्लियर होनी चाहिए, तब ही हम ऐसे क्वेश्चंस का जवाब दे पाएंगे। और बहुत ही हमारे पास ऐसे सिंपल क्वेश्चंस है ये, जिसमें मेरे को लगता है हर बच्चा फुल मार्क्स स्कोर कर सकता है। ये है कुछ एप्लीकेशंस बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की, जैसे कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ऑफ मेटल विच हैज लो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ऑब्वियसली जिसका एसआरपी कम होगा उसमें हम लोग बोल सकते हैं उसका वो ज्यादा कैसा होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, क्योंकि एसआरपी कम है भाई, रिडक्शन होने की टेंडेंसी कम है। और उससे उल्टा है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मतलब उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। और जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसे ही तो हम क्या कहते हैं, उसका नेचर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। रिएक्टिविटी, मेटल्स विद लो एसआरपी वैल्यू आर हाईली रिएक्टिव। जितना एसआरपी कम उतनी ही ज्यादा मेटल्स हमारे रिएक्टिव। या हम ये भी बोल सकते हैं अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इनका ज्यादा होगा, क्योंकि हमें पता है साइन चेंज कर दिया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आ गया, जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी। तो क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ मेटल्स की रिएक्टिविटी के लिए, दैट रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसओपी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसआरपी, है ना। जितना कम एसआरपी उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी, जितना ज्यादा एसआरपी उतनी कम रिएक्टिविटी। चलिए, अब है डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन मेटल बाय अनदर मेटल। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, किसी एक पावरफुल बंदे का किसी लेस पावरफुल बंदे को हटाना ही तो हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो पावरफुल बोले तो जैसे जो हमारे मेटल्स हैं, तो जो ऊपर रखे हुए मेटल्स हैं जिनका एसआरपी कम है, तो वो नीचे रखे हुए मेटल्स को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा कि जिन मेटल्स का एसआरपी लो होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। अगर वो ज्यादा रिएक्टिव है तो कम रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर देंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर आपको पूछूं कि ये रिएक्शन कॉपर प्लस AgNO3 इज इट पॉसिबल, तो आप जाओगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, छापा तो कॉपर
अपना सिल्वर से ऊपर है तो ज्यादा रिएक्टिव है तो इसको डिस्प्लेस कर देगा। ये रिएक्शन मेरा पॉसिबल है। क्या बन जाएगा यहाँ पे? कॉपर नाइट्रेट। लेकिन अगर मैं उल्टा लिख देती कि Ag कॉपर नाइट्रेट को डिस्प्लेस कर पाएगा तो तुम बोलते मैम नहीं, क्योंकि सिल्वर जो है वो कम रिएक्टिव है। चलिए इतनी बात क्लियर हो गई। अब है डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन नॉन मेटल बाय अनदर नॉन मेटल। तो नॉन मेटल के केस में बेटा जितना ज्यादा एसआरपी उतना ही ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल, क्योंकि नॉन मेटल्स की टेंडेंसी होती है टू गेन इलेक्ट्रॉन, टू रिड्यूस, है ना। तो जितना ज्यादा एसआरपी उतना ज्यादा रिएक्टिव। तो क्या मैं यहाँ बोल सकती हूँ कि रिएक्टिविटी नॉन मेटल की क्या होगी? रिएक्टिविटी नॉन मेटल की होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसआरपी and inversely proportional to SOP. Non-metal present below the electrochemical series displace the non-metal above the electrochemical series of the compound, क्योंकि नीचे वाले का SRP ज्यादा है। हाँ जी, तो इतनी बातें हमें क्लियर है। अब ये जो मेरा 5th पॉइंट है, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चंस हम लोगों को इस वाले पार्ट से नीट में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर। Metals placed above hydrogen in the electrochemical series are strong reducing agents। तो मैंने आपको reducing agents का पहले ही बता दिया कि जो मेटल हमारे ऊपर रखे गए हैं वो बहुत अच्छे reducing agents हैं। तो मेटल हमारे जो ऊपर रखे गए हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वो कैसे हैं? अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स। और जो नॉन मेटल्स हमारे नीचे रखे गए हैं वो कैसे हैं? बहुत ही अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। क्यों होते हैं? हमें पता है जो खुद की करवाना चाहेगा रिडक्शन, दूसरे के करवाएगा ऑक्सीडेशन, तो उसे वो कहला जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जितना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल उतनी ज्यादा रिडक्शन करने की टेंडेंसी। और रिड्यूसिंग एजेंट्स पे दूसरे का क्या कराएगा रिडक्शन, तो खुद का क्या कराएगा ऑक्सीडेशन। तो एसआरपी शुड बी लो इन दैट केस। चलो अब हम करते हैं इसी बेसिस पे कुछ सवाल। पहला सवाल तुम्हारी स्क्रीन पे है, इसे अटेम्प्ट करो, सोचो क्या आंसर आएगा। पॉज कर लो वीडियो को एंड ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन। देखो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हैं, सबको चेक करो। क्रोमियम देखो +6 से जा रहा है +3 में, यहाँ पे लिख देती हूँ +3 भी। ये +7 से मैंगनीज जा रहा है +2 में, Cl2 0 से -1 में, ये +3 से 0 में। तो सबके रिडक्शन पोटेंशियल दिए हैं। देखो मैंने बोला था रिडक्शन पोटेंशियल ऐसे देगा वो E0, और प्रोसेस क्या हो रही है +3 से 0, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है। तो ये एक तरीका है उसका ये मेंशन करने का। ये जो डेटा गिवन है हमारे पास बेटा, ये रिडक्शन पोटेंशियल का डेटा गिवन है। तो सबके एसआरपीज दिए हुए हैं और हमसे पूछा है स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट ऊपर वाले मेटल्स जिनका एसआरपी कम, दे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट्स, क्योंकि वो उनका रिडक्शन पोटेंशियल कम है। तो भाई उनकी ऑक्सीडेशन करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी ना, उनकी रिडक्शन करने की टेंडेंसी अच्छी नहीं है, उनकी ऑक्सीडेशन करने की टेंडेंसी अच्छी है। अगर वो ऑक्सीडेशन करवाएंगे, अगर वो खुद की ऑक्सीडेशन करेंगे तो दूसरे को क्या कराएंगे? रिड्यूस कराएंगे। तो बहुत ही अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट कहला पाएंगे। तो जिसका एसआरपी तुम्हें यहाँ पे सबसे कम दिखाई दे रहा है वो हमारा कैसा है? वो हमारा सबसे ही अच्छा वाला रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यहाँ पे बेटा सब में से सबका एसआरपी जो मेरे को दिख रहा है यहाँ पे, क्रोमियम E0 Cr+3 से क्रोमियम ये कितना है? -0.74 वोल्ट, सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल है इसका। तो बेटा ये सबसे अच्छा यहाँ पे क्या होगा? अब प्रॉब्लम ये है कि मैम यहाँ पे ऑप्शन में क्रोमियम भी है, क्रोमियम +3 भी है। तो ये क्रोमियम को मैं बोलूँ रिड्यूसिंग एजेंट या फिर मैं क्रोमियम +3 को बोलूँ? अच्छा बेटा रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या हुआ कि वो दूसरे की रिडक्शन करा रहे हैं, लेकिन अपनी क्या करा रहा है? खुद की क्या करवा रहा है? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन कौन करता है बेटा? मेटल या मेटल आयन? किसकी ऑक्सीडेशन होती है? मेटल की होती है या मेटल आयन की होती है? क्रोमियम में इलेक्ट्रॉन लूज करके क्रोमियम +3 में जाएगा,
है ना, तभी तो उसे मैं बोलूंगी ऑक्सीडेशन तो मेटल की होती है, मेटल की ऑक्सीडेशन होती है ना। तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका मतलब ये नहीं है इसके खुद की रिडक्शन हो रही है। रिड्यूसिंग एजेंट से अपने दिमाग में गांठ बांध लो, दूसरे की है रिडक्शन तो खुद की है ऑक्सीडेशन। और मेटल आयन में किसकी ऑक्सीडेशन होती है, मेटल की। तो आंसर इज योर क्रोमियम। ठीक है, मेटल मिस्टर, अगर आपसे रिड्यूसिंग एजेंट पूछा जाए, आर फॉर रिड्यूसिंग एजेंट, आर फॉर रिड्यूसिंग एजेंट, एम फॉर मेटल, मेटल आयन में से, मेटल आयन में से और मेटल में से किसी एक को चुनना हो रिड्यूसिंग एजेंट के लिए, तो मिस्टर मतलब मेटल तुम्हारा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, मेटल तुम्हारा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखें, मिस्टर मियो, मिस्टर मियो, मिस्टर मियो मतलब मेटल आयन क्या होगा, मेटल या फिर मेटल आयन दोनों दिए होंगे, तो मेटल आयन तुम्हारा क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस ट्रिक से हम याद रख सकते हैं, इस ट्रिक से हम याद रख सकते हैं, क्योंकि फिर ऐसे क्वेश्चन में हमारे गलती करने के चांसेस नहीं रहेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम अब कर सकते हो। अब तुम्हें बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई है, अब मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा आंसर सही आएगा। चलो ट्राई करो, वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई कर लो। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक सिल्वर कॉपर, ये एसआरपी दिए हैं, ऑप्शंस में बोला है कौन किसको ऑक्सीडाइज करेगा, कौन किसको रिड्यूस करेगा। तो पहले क्या मैं इनको एक ऑर्डर में लिख लूं, या तो इंक्रीजिंग या तो डिक्रीजिंग में, किसी में भी लिख लो। तो मैं लिख देती हूँ, अच्छा सबसे कम एसआरपी कॉपर का ही मुझे दिख रहा है -0.76, फिर तुम्हारा कॉपर का है 0.34, फिर तुम्हारा एजी का है 0.80, एजी का है 0.80। ठीक है, अब इसमें मुझे दिख रहा है सबसे ज्यादा एसआरपी है हमारे सिल्वर का, तो भाई सिल्वर विल बी अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना, जिसका एसआरपी ज्यादा मतलब उसका रिडक्शन रिड्यूस होने का टेंडेंसी ज्यादा, तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करने का टेंडेंसी ज्यादा, तो इट इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइज करेगा बाकियों को, इट इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कंपेयर टू कॉपर एंड, मैंने 2 बार कॉपर लिख दिया, ये जिंक है। ठीक है, कंपेयर टू कॉपर एंड जिंक। चलो, तो बोल रहा है एजी कैन ऑक्सीडाइज जिंक एंड कॉपर, बात भी बिल्कुल सही लग रही है, क्योंकि एजी इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन सब में, तो जिंक कॉपर को ऑक्सीडाइज कर सकता है। अच्छा मुझे ये बताओ कि ऑक्सीडाइज करना है, अगर इस सिल्वर को ऑक्सीडाइज करना है किसी और को, तो खुद का इसका रिडक्शन होना पड़ेगा, तो एजी का रिडक्शन होगा या फिर एजी पॉजिटिव का रिडक्शन होगा। बेटा रिडक्शन आयन का होता है, रिडक्शन आयन का होता है। अगर ये लिखता एजी प्लस कैन ऑक्सीडाइज जिंक एंड कॉपर, तो मैं इसको सही बोलती, लेकिन ये ऑप्शन गलत है। एजी कैन रिड्यूस, रिड्यूस तो नहीं करेगा भाई, ये गलत है। अब 4 देख लो, कॉपर कैन ऑक्सीडाइज जिंक एंड एजी, भाई जिंक अब लिखा है कॉपर, अगर लिखा कॉपर कैन ऑक्सीडाइज जिंक तो हम मान लेते, लेकिन एजी को तो नहीं कर सकता, दोनों को नहीं करेगा। अब है जिंक कैन रिड्यूस एजी पॉजिटिव एंड कॉपर टू पॉजिटिव, बिल्कुल सही बात है, ये इसका एसआरपी सबसे कम है, ये दोनों को क्या कर सकता है, दोनों को रिड्यूस कर सकता है। गुड, अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो खुद की क्या कर रहा होगा, ऑक्सीडेशन, और मेटल की ऑक्सीडेशन होती है, हमें पता है मेटल आयन की नहीं, तो यहाँ पे ये चीज भी सही दे रखी है कि जिंक कैन रिड्यूस एजी पॉजिटिव एंड कॉपर 2+, और आयंस की ही रिडक्शन की जाती है, बिल्कुल सही। अब है तुम्हारा गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल पे हम लोग पहुंच गए हैं। तो बेटा गैल्वेनिक सेल पे, मैं पानी पी लेती हूँ फिर। चलो देखो, गैल्वेनिक सेल में गिब्स एनर्जी जो होती है किसी भी स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन की, उसको कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिक वर्क में। कह सकते हैं कि हम केमिकल एनर्जी को चेंज कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन है, जो सेल रिएक्शंस होती हैं वो रिडॉक्स रिएक्शंस ही होती है। तो क्या होता है, इसमें स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस हो रही होती है, खुद से होने वाली रिएक्शंस, तो वो क्या करती हैं,
केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं और उस केमिकल एनर्जी को बेटा हम चेंज करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रिकल वर्क ऑब्टेन बाय गैल्वेनिक सेल है, जिसका फॉर्मूला होता है डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या है, माइनस एन एफ ई सेल। यहाँ पर ही दिस एक्सप्रेशन ये रिलेट कर रहा है हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी को रिलेट कर रहा है। ई सेल हमें बता रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये केमिकल एनर्जी, तो ये एक रिलेशन है दोनों के बीच में, इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल एनर्जी के बीच में। चलो तो देखो अब देखते हैं हम लोग क्या क्या हमें सीखना है इसमें। तो सबसे पहले गैल्वेनिक सेल का सेटअप समझ लेते हैं हम लोग। तो देखो गैल्वेनिक सेल में बेटा हमारे पास दो हाफ सेल्स हैं। हमें पता है कि मैम जिंक और ये जो कॉपर का रिएक्शन है, अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ Zn2+ और यहाँ पे कॉपर सल्फेट, हमें सॉरी यहाँ लिखती हूँ जिंक और यहाँ लिखती हूँ कॉपर सल्फेट, तो हमें पता है ये रिएक्शन कैसी है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है ना। दिस इज अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो बहुत सारी हीट भी रिलीज करेगी। अब हम चाहते हैं भाई वो जो हीट रिलीज हो रही है, जब हमने जिंक इलेक्ट्रोड को कॉपर सल्फेट में डाला तो हमने देखा कि काफी हीट इवॉल्व हुई, तो हम चाह रहे थे कि उस हीट को हम किसी ना किसी तरह से हम उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर सके, और हमारे जैसे काम होते हैं, कुछ भी काम है, मोटर रन करना या जो समथिंग कोई भी इलेक्ट्रिक गैजेट चलाना है, तो उसमें हम उसको यूज कर सकें। क्यों वेस्ट करनी है ये केमिकल एनर्जी। तो अगर मैं इसको एक ही बिकर में ये रिएक्शन करवाती थी जब जिंक या कॉपर सल्फेट का, तो मैं उस चीज को अपना इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पा रही थी। तो हमने बोला कि हम जिंक को अलग बीकर में लेते हैं और कॉपर को अलग बीकर में लेते हैं, और जिंक को उसी के इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में डाल देते हैं ZnSO4 को, और कॉपर को हम लोग उसी के सॉल्यूशन में डाल देते हैं कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से। अब दोनों में, जिंक और कॉपर में, हमने देखा किसका SRP ज्यादा है। तो ये जो छापा वाले हमारे पास लास्ट के जो मेटल्स हैं, इनका SRP ज्यादा होता है। तो जिंक और कॉपर में बेटा किसका SRP ज्यादा, कॉपर का, ठीक है। कॉपर का SRP ज्यादा, तो उसका मैं क्या करवाऊंगी, रिडक्शन करवाऊंगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि उसका रिडक्शन करवाया, और जिंक का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, ठीक है। जिंक की टेंडेंसी है ऑक्सीडाइज होने की, तो एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन, तो इसीलिए मैंने जिंक को ले लिया एनोड पे और कॉपर को ले लिया कैथोड पे। अब हमें पता है कि यहाँ से क्या होगा कि ये Z मूव करेगा, जिंक मूव करेगा इस आयंस में, इस सॉल्यूशन में Zn+2, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन छोड़ जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ऑक्सीडेशन चल रही है यहाँ पे। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव करेंगे, यहाँ मूव करेंगे, और यहाँ पे जो कॉपर है वो इलेक्ट्रॉन लेके रिड्यूस होगा और यहाँ पर डिपॉजिट होता जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का एक फ्लो चल पड़ा। अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो चल पड़ा है तो क्या होगा, करंट डेवलप होगा। तो हमने देखा ऐसा हो रहा है, और मान लो मैं यहाँ पे एक बल्ब लगा दूं तो बल्ब ग्लो करने लग गया। क्यों ग्लो करने लग गया भाई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट शुरू हो गई, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट शुरू हो गई तो करंट फ्लो करने लग गया। तो वोल्टामीटर में भी डिफ्लेक्शन आ गई, या बल्ब जलाया तो बल्ब जल गया। अब वो बल्ब जला थोड़ी सी देर के लिए, है ना, बट हम तो चाहते हैं कि बल्ब जला ही रहे, है ना, हमें लाइट मिलती रहे। तो बेटा हमने देखा कि यहाँ पर क्या हो रहा है ना, कि जब Zn+2 यहाँ मूव कर रहा है तो पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो रहा है, और फिर वो ऑक्सीडेशन फर्दर होने नहीं दे रहा है, फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो पा रही है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे चार्ज काफ़ी एक्यूमुलेट हो गया है, और ये जो प्रोसेस है इक्विलिब्रियम पे आ गई है। फिर हमें यूज करना पड़ा एक सॉल्ट ब्रिज का। सॉल्ट ब्रिज ने क्या किया कि इसमें हमने इलेक्ट्रोलाइट भर दिया, जैसे कि KCl भर दिया हमने, अगार अगार जेल लेके, ताकि एकदम से भी सारा KCl नीचे ना गिर जाए भाई, धीरे धीरे वो गिरता जाए जितनी जितनी रिक्वायरमेंट है। तो इस पे पॉजिटिव आयन भी है, इस पे नेगेटिव आयन भी है, तो यहाँ जरूरत है नेगेटिव वाले को, तो यहाँ धीरे धीरे तुम्हारा नेगेटिव आयन मूव करेगा।
और वो इस पॉजिटिव को बहकाएगा और ये बोलेगा मेरे पास नेगेटिव है मेरे पास, तो ये इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और फिर से हमारी ऑक्सीडेशन प्रोसेस चालू हो जाएगी और फिर हमारा इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो मेंटेन रहेगा हमारे सॉल्यूशन में। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो मेंटेन रहेगा तो करंट भी जनरेट होता जाएगा। तो इस सॉल्ट ब्रिज ने एक तरह से जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है उसको मेंटेन भी किया, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया था, नेगेटिव कम हो गया था। तो इस तरह से हमारी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को भी मेंटेन करता है और ये सर्किट भी पूरा करता है। दिस इज योर इनर सर्किट, दिस इज योर आउटर सर्किट। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्ट ब्रिज है। कई बार सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन पूछ लिए जाते हैं। क्या होता है, इन्वर्टेड यू शेप ग्लास ट्यूब होता है जिसमें इलेक्ट्रोड्स का सॉल्यूशन भरा जाता है। ये इनर्ट होने चाहिए, ये नहीं कि आप जिसमें डाल रहे हो उसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करके कुछ नया प्रोडक्ट बना दें, तो दे मस्ट बी इनर्ट। अगार अगार या जिलेटिन में हम इसको क्या करते हैं, इसका सेमी सॉलिड फॉर्म तैयार करते हैं और फिर इसे यूज करते हैं। फंक्शन क्या होते हैं सॉल्ट ब्रिज के, तो हमें पता है मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी और एक ब्रिज की तरह काम करता है। तो ये सब फंक्शंस आप यहाँ से नोट कर सकते हो। अब इम्पॉर्टेंट पार्ट आया कि हम सेल को रिप्रेजेंट कैसे करें। मैम इतना बड़ा सेल तो हम नहीं बना सकते ना, हमारे पेपर में क्वेश्चन आएगा, हम बार बार सेल थोड़ी बनाएंगे। ये तो आपने एक सेल का एग्जांपल दिया, दैट वाज द डेनियल सेल, लेकिन ऐसे बहुत सारे गैल्वेनिक सेल्स हो सकते हैं। कॉपर और जिंक के सेल को क्या बोलते हैं हम लोग, डेनियल सेल उसका नाम है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि हमें ये कोई भी सेल ले ले, हमें रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, अब ये ध्यान से समझना, क्योंकि न्यूमेरिकल पार्ट तुम्हारा स्ट्रॉन्ग तभी होगा जब तुम्हें ये सेल रिप्रेजेंटेशन समझ आएगी, तुम्हें इससे सेल रिएक्शन लिखने समझ में आएंगे, तुम्हें यहाँ से क्यू लिखना समझ आएगा, तुम्हें यहाँ से एन लिखना समझ आएगा। क्यू माने कि रिएक्शन कांस्टेंट, एन बोलो चाहे एन फैक्टर, कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन हुआ है ओवरऑल। तो ये सारी चीजें अगर तुम्हें लिखने आएगी तभी तुम आगे नर्व्स इक्वेशन के क्वेश्चंस भी कर पाओगे। तो इस पार्ट को ध्यान से समझो। क्वेश्चन नहीं होने का मतलब कहीं ना कहीं छोटा छोटा बेसिक हम लोग को क्लियर नहीं होता है। अब देखो, आप बनाते हो ये पैरेलल साइन, ये होता है एनोडिक हाफ, ये होता है कैथोडिक हाफ। आप सिंपली क्या करो, आप इसे याद कर लो ABC, ABC। ठीक है, यहां लिखोगे तुम एनोड वाली रिएक्शन, यहां लिखोगे तुम कैथोड वाली रिएक्शन, बीच में बनाओगे ब्रिज, ब्रिज बनाओगे ऐसे, सॉल्ट ब्रिज। तो ये मेरा क्या दिखा रहा है, सॉल्ट ब्रिज को, ये पैरेलल वाला सिंबल। तो ABC से याद रहेगा, पहले एनोड वाला रिएक्शन लिखना है। एनोड वाले में क्या होता है, ऑक्सीडेशन। कैसे लिखते हैं हम मैम, हम लिखते हैं जैसे कोई मेटल है, मेटल हमारा ऑक्सीडेशन कर रहा है, तो यहाँ मेटल, यहाँ आयन, फिर आएगा पैरेलल सॉल्ट ब्रिज। रिडक्शन, कैथोडिक हाफ में क्या होता है, रिडक्शन। तो क्या होगा, कोई मेटल है, कोई मेटल है, उसकी क्या हो रही है, रिडक्शन। अच्छा मैम ये क्यों बनाया स्लैश, ये तुम्हारा फेज चेंज को बताता है, ये तुम्हारा फेज चेंज को बताएगा कि अगर इसका फेज सॉलिड है, यहाँ पे ये मेटल सॉलिड है तो यहाँ पे एक्वस है, या यहाँ पे एक्वस है तो ये सॉलिड है। तो ये हमारा क्या बता रहा है, स्लैश फेज चेंज को बता रहा है। तो याद रहेगा कि सेल को क्या, पहले एनोड वाली रिएक्शन लिखते हैं, फिर पैरेलल साइन, और फिर हम कैथोड वाला रिएक्शन लिखते हैं। तो इस तरह से लिखते हैं। जैसे मान लो मुझे जिंक और कॉपर वाली रिएक्शन लिखनी हो तो मैं कैसे लिखूंगी कि जिंक का हो रहा है ऑक्सीडेशन, ये सॉलिड, ये एक्वस, फिर पैरेलल साइन, फिर कॉपर 2+ एक्वस, उसका हो रहा है रिडक्शन। तो ये मेरी क्या हो गई, डेनियल सेल जो मैंने बनाया था उसकी रिप्रेजेंटेशन हो गई। अब मुझे अगर सेल रिएक्शन लिखनी है, मान लो मुझे ये जिंक वाली सेल रिएक्शन लिखनी है, मैं कैसे लिखूंगी, मैं सेपरेट कर लूंगी, मैं ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन को सेपरेट कर लूंगी, मैं रिडक्शन वाली को सेपरेट कर लूंगी। इज दैट क्लियर। अब ऑक्सीडेशन में तुम क्या करोगे, ऑक्सीडेशन तुम्हें पता है जिंक जा रहा है जिंक 2+ में, और कॉपर 2+ जा रहा है कॉपर में। जिंक 2+ में जा रहा है, कैसे, बाय द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, और कॉपर 2+ जा रहा है कॉपर में बाय द गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो कि इस तरह से ये रिएक्शन हो रही है। आपको इलेक्ट्रॉन्स भी मेंशन करने पड़ेंगे। अब आपको यहाँ से ओवरऑल रिएक्शन लिखनी है, तो बेटा ओवरऑल रिएक्शन में हमारे पास कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं आने चाहिए, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाने चाहिए, और यहाँ से मेरे इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो रहे हैं। तो यहाँ क्या बन रहा है, जिंक
प्लस कॉपर 2 प्लस और यहाँ जिंक 2 प्लस प्लस कॉपर। ठीक है, ये हमारी ओवरऑल रिएक्शन हो रही है। तो तुम्हें यहाँ से सेल रिएक्शन लिखना आ गई। अब मान लो मुझे इस सेल रिएक्शन में पूछ लिया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन। एन क्या होता है, कितने ओवरऑल इलेक्ट्रॉन्स इसमें कैंसल आउट हो रहे हैं, वो इसका एन वैल्यू होता है। कितने हो रहे हैं, 2। क्यू क्या होता है बेटा, क्यू होता है रिएक्शन कोशेंट। रिएक्शन कोशेंट। तो बेटा जैसे हम इक्विलिब्रियम में के इक्विलिब्रियम लिखा करते थे वैसे ही हम यहाँ पे लिखते हैं। रिएक्शन कोशेंट क्या होता है, किसी भी टाइम पे हम जो कांस्टेंट निकालते थे वो रिएक्शन कोशेंट होता था। तो जैसे, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्विलिब्रियम पे ही लिखते हैं। कैसे लिखते थे हम लोग, तो सॉलिड लिक्विड का एक्टिव मास कितना लेते थे, 1। तो यहाँ पे सॉलिड लिक्विड का सेम है, हम लोग एक्टिव मास 1 मानेंगे और जो एक्वस वाला है उसकी कॉन्सेंट्रेशन को मेंशन यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ से मेरे पास Q कितना आ गया, प्रोडक्ट में जो एक्वस है, एक्वस ये Zn2+ का आयन और यहाँ पे ये है एक्वस। तो Zn2+ का कॉन्सेंट्रेशन कैसे दिखाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से, रेज टू द पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अगर है डिवाइडेड बाय कॉपर 2+। ठीक है, ऐसे Q लिख देंगे। ठीक है, अब मैं तुम्हें अगर बोलूं कि तुम कोई सेल रिप्रेजेंटेशन मैं तुम्हें दूं और तुम कर लोगे, जैसे मान लो मैंने तुम्हें दे दिया अब इसका अगर मैं आपको बोलती हूँ कि सेल रिप्रेजेंटेशन करके बताओ, तो अब सेल रिप्रेजेंटेशन तो चलो मैंने कर दिया, अब मैं बोलती हूँ इससे सेल रिएक्शन लिख के बताओ, तो क्या आप लिख सकते हो। यहाँ पे ऑक्सीडेशन हाफ क्या है, क्रोमियम जा रहा है मैम क्रोमियम 3+ पे, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, सॉरी लूज कर रहा है 3। और Fe2 पॉजिटिव जा रहा है Fe में, तो कितने गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन, 2। अच्छा, अब मैंने बोला है कि जो फाइनल इक्वेशन आती है उसमें तो इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्या कैंसिल आउट होने चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ पूरी इक्वेशन को तो 6 इलेक्ट्रॉन। तो कर दो मल्टीप्लाई भाई, ये बन गया 2 2 और ये बन गया 6। ठीक है, ये बन गया तुम्हारा 3, ये बन गया 6 और ये बन गया 3। तो यहाँ से अब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल, तुम्हारे पास इक्वेशन क्या आ गई, 2 क्रोमियम प्लस 3 Fe2 पॉजिटिव गिव्स यू 2 Cr3 प्लस 3 Fe। ये आ गई इक्वेशन। अब क्या मैं इक्वेशन को देख के n और q का वैल्यू लिख सकती हूँ। n मेरे पास बेटा कितना है, ओवरऑल कितने इलेक्ट्रॉन्स हमारे कैंसिल आउट हुए, 6। तो n मेरा कितना आ गया, 6। और मेरे पास यहाँ से Q कितना आ गया, Q मेरे पास आ गया यहाँ पे ये जो मेरे आयंस हैं इनका कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय आपके पास Fe2 प्लस रेज टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो इतनी बातें अगर हमें लिखने आ गई तो हम अपने न्यूमेरिकल्स को अच्छे से कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट है अपने पास EMF ऑफ द सेल। EMF कैसे निकाली जाए, EMF क्या है बेटा, आपके पास पीछे सेल देखो, ये था कैथोड ये था एनोड। ठीक है, तो इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो रहा है उसको हम बोल रहे हैं EMF। एक तरह का पोटेंशियल डिफरेंस है, डेल्टा V शुड बी, 2 फॉर्मूले हो सकते हैं ना डेल्टा V निकालने के, या तो V1 माइनस V2 या फिर V2 माइनस V1। कौन सा फॉर्मूला सही है, देखो दोनों फॉर्मूले सही है, बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे। अगर आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स दिए हैं तो आपका ये सही है, क्योंकि ऑक्सीडेशन में फिर हमें पता है इसका V1 जिसका पोटेंशियल हम मान रहे हैं इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, क्योंकि जो अपना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है ज्यादा होता है उसी को तो हम एनोड लेते हैं ना, ऑक्सीडेशन करेगा। तो अगर SOP ज्यादा है तो ये, अगर SRP ज्यादा है तो कैथोड पे रिडक्शन होती है ना, तो हमने यहाँ पे लिया होगा अपना वो वाला जो रिडक्शन ज्यादा अच्छी करेगा जिसका SRP ज्यादा होगा, तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो देखो बाय डिफॉल्ट हम क्या करेंगे, एक ही फॉर्मूला याद करेंगे, 2 फॉर्मूले हम याद नहीं रखेंगे, हम अपने लिए कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेंगे। इसके बनाने को हम काफी फॉर्मूले बना सकते हैं, लेकिन मैं बोलूंगी एक ही फॉर्मूला याद रखोगे, दैट इज योर ई सेल या फिर EMF इज इक्वल टू ई कैथोड
माइनस ई एनोड। तुम्हें यहाँ पर क्या लेना है, सिर्फ SRP। तुम SRP ही लोगे। अगर क्वेश्चन में तुमको SOP दिया है तो तुम उसको S और SRP में बदलने में तुम्हें कितना टाइम लगेगा, साइन ही तो चेंज करना है। एक ही फॉर्मूला याद रखेंगे सारे क्वेश्चन। यहाँ पे एक ही के, यहाँ पे देखो ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन है ना, ई कैथोड माइनस ई एनोड किया है। फिर बोल रहा है अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है एनोड का तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ई कैथोड प्लस ई एनोड, साइन चेंज हो गया। अगर बोला कैथोड वाले का उसने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो माइनस लगा दिया आगे, ठीक है। तो ये हमें ई सेल का एक फॉर्मूला याद रख लिया हमने, ई कैथोड माइनस ई एनोड। कैथोड पे क्योंकि SRP ज्यादा है तो कैथोड वाला माइनस एनोड। चलो हम दोनों के SRP लेंगे, कैथोड के एनोड के। फिर है तुम्हारा स्पॉन्टेनिटी चेक करने के लिए, देखो रिएक्शन फॉर स्पॉन्टेनियस वर्किंग ऑफ गैल्वेनिक सेल ईच सेल शुड बी पॉजिटिव। भाई ये ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए ना। फॉर्मूला इज डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NFE, तो माइनस तभी रहेगा ना जब ये ई सेल पॉजिटिव आएगा। तो ई सेल अगर हमारा पॉजिटिव है तभी हमारा रिएक्शन क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है दैट इज अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एंड डेल्टा जी कैसी है, डेल्टा जी होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अगर ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है ई सेल तो ये कैसी है, नॉन एडिटिव, ठीक है। ये पॉइंट भी काम आता है जब हम लोग हाफ सेल्स, हम लोग को जब हाफ सेल्स गिवन दे रखे होते हैं ना, हाफ सेल्स, और फिर हमको पूछ लेता है कि ई सेल निकालो, तो डायरेक्ट आप इक्वेशन तोड़ मरोड़ के, जोड़ के, ऐड सब्ट्रैक्ट करके जो डिजायर्ड इक्वेशन होती है वो तो लेके आ जाते हो। मान लो आपको सिर्फ ऑक्सीडेशन के ही रिएक्शन दे रखे हैं और फिर बोले आपको दो इक्वेशन है, तीसरी बनानी है, तीसरी का आप ई सेल बताओ, तो आप डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, आप डेल्टा जी ऐड करोगे। डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या है, NFE। फिर आप वहां से ई निकालोगे, वहां से फिर आप अपना ई का वैल्यू निकालोगे, ऐसे डायरेक्टली ऐड करके नहीं निकालते। चलो अब कुछ क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ गैल्वेनिक सेल विद द फॉलोइंग रिएक्शन। तो हमको ये रिएक्शन दे रखा है और पूछा है ई सेल। तो देखो हमें SRPs दे रखे हैं, हमें SRP दिया है क्रोमियम 3+ से क्रोमियम में जा रहा है SRP, कैडमियम 2+ से कैडमियम में जा रहा है, SRP दे रखा है। किसका SRP ज्यादा है, माइनस, ये क्या है माइनस 0.74 वोल्ट, ये है माइनस 0.4 वोल्ट। तो कैडमियम का ज्यादा है तो ये कैसा वर्क करेगा, दिस विल वर्क एज कैथोड। देखो हमें नहीं बताएगा वो कैथोड कौन है कौन एनोड है, हमें पता करना पड़ेगा भाई जिसका SRP ज्यादा है वो होगा कैथोड और जिसका आपका SRP कम है वो है एनोड। क्योंकि देखो अगर आप उल्टा कर दोगे ना, एनोड कैथोड को एनोड बना दोगे, एनोड को कैथोड बना दोगे, तो आपकी ई सेल की वैल्यू आएगी माइनस में। अगर माइनस में आएगी और डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NFE में पुट करोगे तो आपका डेल्टा जी पॉजिटिव आएगा। ऐसी सेल आपकी काम नहीं करेगी, ऐसी सेल हमारी काम नहीं करेगी। चलिए अब निकालते हैं ई सेल। ई कैथोड माइनस ई एनोड, SRP दे रखे, कैथोड है तुम्हारा ये माइनस 0.4 और ये है तुम्हारा माइनस 0.74, तो ये आ जाएगा माइनस 0.4 प्लस 0.74, ये आ जाएगा तुम्हारा 0.34। देखो ई सेल मेरा पॉजिटिव आ गया, ठीक है। चलो इस तरह से हम ई सेल निकालेंगे, एक ही फॉर्मूला याद है हमें। ओके तो अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट, EFE2 पॉजिटिव Fe 0.041 वोल्ट हमको दे रखा है और Fe3 पॉजिटिव से Fe2 पॉजिटिव हम लोगों को दे रखा है 0.771। देन द स्टैंडर्ड EMF ऑफ द रिएक्शन, इसकी दो रिएक्शन दे रखी है। देखो एक दे रखी है Fe2+ से जा रहा है Fe में, तो 2 इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है, ठीक है। इसका मुझे E0 का वैल्यू कितना दे रखा है, माइनस 0.441 वोल्ट। दूसरी रिएक्शन में बेटा देखो Fe3+ जा रहा है Fe2+ में, तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। और तीसरी रिएक्शन जो मुझे बोली गई है, जो इन दोनों को मुझे जोड़ के बनानी है, वो है तुम्हारी Fe+
प्लस Fe प्लस 2Fe3 प्लस गिव्स मी 3Fe2 प्लस। ठीक है, तो अब देखो Fe मुझे इस तरफ चाहिए और कहाँ है RHS पे, Fe3 प्लस मुझे इस तरफ चाहिए, इसी तरफ है। तो इस इक्वेशन को रिवर्स करो, इसे ऐसे लिख दो, Fe गिव्स यू Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो नीचे वाली इक्वेशन में कहीं भी इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन शुड बी कैंसल्ड, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, आई हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 2, तो ये 2, ये 2, ये 2, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसल आउट हो गए। चलिए अब क्या बचा, Fe प्लस 2Fe3 प्लस गिव्स मी, यहाँ से Fe2 प्लस 2Fe2 प्लस ऐड हो गया, बन गया 3Fe2 प्लस। आ गई मेरे पास ओवरऑल इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे SRP इसका इतना दे रखा था, नीचे वाली का SRP मुझे कितना दे रखा है, दोनों का SRP दे रखे हैं। ठीक है, तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये दे रखा है 0.771। ठीक है, अब दोनों इक्वेशंस के बेटा यहाँ पर SRP हम लोगों को दे रखे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, अब इस इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, मुझे देखना पड़ेगा कौन कैथोड है कौन एनोड है ना, और हमें निकालना पड़ेगा E नॉट सेल फॉर दिस रिएक्शन। तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा 0.771 माइनस 0.441, तो ये क्या आ जाएगा 0.771 प्लस 0.441। ठीक है, तो ये तुम देख सकते हो कितना आएगा, ये कुछ 2, 11, 12, 1.212 है ना, कुछ इतना आएगा वोल्ट। ठीक है, तो इस तरह से हमें ऐसे रिएक्शंस को करना है, इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, ऐसे पर्टिकुलर रिएक्शंस को कर लेंगे। चलिए हाँ, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नर्न्स्ट इक्वेशन। अब है नर्न्स्ट इक्वेशन, देखो तो नर्न्स्ट इक्वेशन में हमारे पास जो इक्वेशन आती है दैट इज E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 2.303 RT NF log Q। Q निकालना मैंने तुम्हें पहले यहाँ से सिखा दिया है, रिएक्शन कोएफिशिएंट निकालना हमने अभी भी सीखा। और अगर मैं यहाँ पे R की वैल्यू T की वैल्यू पुट कर दूँ, मैं यहाँ पे मान लूँ कि रिएक्शन जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है, F की वैल्यू 96500 पुट करती हूँ, तो मेरे पास यहाँ से ऑलरेडी ये कैलकुलेटेड वैल्यू आ जाती है 0.0591, जिसे मैं डायरेक्टली यूज कर सकती हूँ रिएक्शंस में। तब हमारा क्या हो जाएगा, इससे थोड़ा कैलकुलेशन का टाइम सेव हो जाएगा, और इसे भी मैं क्या ले सकती हूँ अपना कैलकुलेशन पर्पस के लिए, E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.06 अपॉन n। ठीक है, हमने इसको थोड़ा राउंड ऑफ कर लिया, log Q। ये बन गई हमारी नर्न्स्ट इक्वेशन। अब हमें देखना है इसे हम किस किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो देखो, आप इससे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी कैलकुलेट कर सकते हो, और डेल्टा जी आप भी और बता सकते हो कि रिएक्शन आपका स्पॉन्टेनियस है नहीं है। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, हाँ ठीक है, और डेल्टा जी नॉट। अब आपने कोई इक्वेशन ले ली, ठीक है, आपने इसके लिए नर्न्स्ट इक्वेशन लिख दिया, E सेल इज इक्वल टू E नॉट माइनस 2.303 RT NF log Q। अब क्योंकि ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे हो रहा है, क्योंकि दिस रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, तो हमारे पास ये जो Q है रिएक्शन कोएफिशिएंट होता है, आप जो रिएक्शन पे किसी भी टाइम पे निकाल सकते हो। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है जब आपका ये इक्विलिब्रियम अचीव कर चुका है रिएक्शन, तब आप उसे लिखोगे। तो यहाँ पे Q क्या बन जाएगा, K इक्विलिब्रियम, और जो हमारा E सेल होगा, ये जो है ये सारा क्या हो जाएगा, E सेल हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। तो यहाँ से आपका E नॉट सेल का फॉर्मूला कुछ इस तरह से निकल के आएगा, इसे आप 0.06 लिख सकते हो। ठीक है, इतना पार्ट हमारे पास यहाँ से क्लियर हो गया कि हमें अगर E नॉट सेल निकालना है, इक्विलिब्रियम पे कोई रिएक्शन चल रही है, तो हम इस फॉर्मूले से हम लोग उसको निकाल सकते हैं। ऑलराइट, ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। Mg2 प्लस जो है Mg में चेंज हो रहा है,
और हमें क्या कहा है कैलकुलेट करने के लिए ई नॉट सेल, और इसमें क्या करो ई सेल भी कैलकुलेट करो, ठीक है, ई सेल भी हमें कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन है कि आपका मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लेके भाग रहा है मैग्नीशियम में, और दूसरा क्या हो रहा है Ag प्लस 1 इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है Ag में, ठीक है। दोनों के बेटा, दोनों के हमको क्या दे रखे हैं SRP, दोनों के हमको क्या दे रखे हैं, नहीं ये SRP दे रखा है, ये SRP है, क्योंकि 2 प्लस से ये 0 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर कम, ये 0 से +1 में जा रहा है, तो ये हमें SOP दे रखा है, ये हमें SOP दे रखा है। तो इसका मुझे अगर SRP लिखना हो तो इसका SRP कितना हो जाएगा 0.80 वोल्ट, ठीक है। तो ये ध्यान रखे कि उसने हमें SRP दिया है या फिर SOP। तो सबसे पहले तो क्या मैं ई नॉट सेल निकाल सकती हूँ, मैंने क्या किया कि मुझे जो SOP दिया था मैंने SRP में चेंज कर लिया है। अब कौन सा SRP ज्यादा है, ऑब्वियसली ये, तो कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे सिल्वर आएगा ना तुम्हारा, कैथोड माइनस एनोड 0.80 माइनस 2.37, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 0.80 प्लस 2.37, तो इसे ऐड किया, आ गया हमारे पास 7 और 3.17, ठीक है। 3.17 हमारे पास क्या आ गया, ई नॉट सेल, ठीक है, ई नॉट सेल आ गया है। अब हमें नर्न्स्ट इक्वेशन यूज करना है। नर्न्स्ट इक्वेशन के लिए Q चाहिए, नर्न्स्ट इक्वेशन के लिए N चाहिए, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ओवरऑल रिएक्शन लिखना पड़ेगा। ओवरऑल रिएक्शन में कैसे लिखूंगी, अच्छा अब मेरे पास यहाँ पे क्या है कि सिल्वर को मैंने किस पे लिया है, कैथोड पे, कैथोड पे हमारे पास क्या होती है रिडक्शन, और मैग्नीशियम को मैंने किस पे लिया है, एनोड पे, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ, ठीक है, ये तो आपका हो गया ना, इसे मैं ऐसे लिख देती हूँ, इस इक्वेशन को उल्टा लिख देती हूँ, हम इसे मैग्नीशियम चेंज हो रहा है, मैग्नीशियम 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, है ना, मैग्नीशियम जा रहा है मैग्नीशियम 2 प्लस से 2 इलेक्ट्रॉन पे। अब इलेक्ट्रॉन हमारे फाइनल रिएक्शन में नहीं आने चाहिए, तो मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, यस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इसे, तो मेरे इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट हो गए, मेरी इक्वेशन क्या बन गई, मैग्नीशियम प्लस 2Ag प्लस गिव्स मी मैग्नीशियम 2 प्लस 2Ag, ठीक है, ये हमारा एक्वस, ये हमारा एक्वस। तो क्यों अगर मैं निकालू इस रिएक्शन के लिए, तो मैग्नीशियम 2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, मैग्नीशियम 2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर 2, तो मेरा Q यहाँ से कितना आ जाएगा, कितनी कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है मुझे मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम 0.001 मोलर, तो क्या मैं इसे लिख सकती हूँ 10 रेज टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय इसकी कितनी दे रखी है 10 रेज टू द पावर -1 इंटू 2, तो क्या मेरा ये यहाँ से 10 रेज टू द पावर -1 आ गया, क्यों 10 रेज टू द पावर -1 आ गया। अब क्या मैं इसमें नर्न्स्ट इक्वेशन लगा दूँ, नर्न्स्ट इक्वेशन इज ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, ई नॉट सेल कितना है 3.17 माइनस 0.06 डिवाइडेड बाय एन, एन कितना है 2, एन यहाँ से कितना आया है 2, लॉग क्यू कितना आया है 10 रेज टू द पावर -1, ठीक है, तो ये 0.03 बन जाएगा यहाँ पे, और 3.17 लॉग ये जो पावर है ये आगे आ जाती है, तो ये प्लस की हो जाएगी, यहाँ पे माइनस का साइन है प्लस, और लॉग 10 कितना होता है 1, तो ये आ जाएगा तुम्हारा प्लस 0.03, तो आंसर तुम्हारा आएगा 3.20 वोल्ट, ठीक है। इस तरह से हमें क्या करने हैं, क्वेश्चंस करने हैं, हमें Q भी कैलकुलेट करने आना चाहिए, N भी कैलकुलेट करने आना चाहिए, ई नॉट सेल भी कैलकुलेट करने आना चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं नर्न्स्ट इक्वेशन के क्वेश्चन। चलिए अब हम करते हैं ओके कंसंट्रेशन सेल। तो देखो कंसंट्रेशन सेल क्या होते हैं, कंसंट्रेशन सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं बेटा जहां पर आप सेम ही मेटल का कैथोड लेते हो, सेम ही मेटल को आप एनोड पे लेते हो, ठीक है।
galvanic cell in which cathode and anode halves are made up of same material. Same material के बन रहे हैं हमारे cathode and anode. Current flows in outer circuit due to difference in concentration, solution और partial pressure of gases involved. अब अगर आप सेम ही मटेरियल के ले लिए फिर करंट कैसे फ्लो होगा? तो हम डिफरेंस कहाँ लाते हैं? इनकी कॉन्सेंट्रेशन में. अगर मैंने जिंक लिया है, जिंक ZnSO4 एक्वस, अगर मैंने इसी को एनोड पे लिया है और मैंने यहाँ पे ZnSO4 Zn, यहाँ पे क्या हो रहा है आपका? रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है. ये 2+ से 0 में जा रहा है और ये 0 से 2+ में जा रहा है. इसी की ऑक्सीडेशन हो रही है, इसी की रिडक्शन हो रही है, लेकिन मैंने डिफरेंस क्या ले लिया? इसके कॉन्सेंट्रेशन कुछ C1 ले ली, इसके कॉन्सेंट्रेशन कुछ C2 ले ली. तो इस टाइप के सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन सेल्स. E0 सेल इज ऑलवेज 0 फॉर कंसंट्रेशन सेल्स. कंसंट्रेशन सेल्स के लिए आपका E0 क्या आएगा? 0 आएगा. 0 आएगा दोनों का E0. तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? अगर मेरे पास E0 इनका 0 है तो E सेल इज इक्वल टू -0.059/n लॉग कंसंट्रेशन लेनी है अब हमें, ठीक है. कंसंट्रेशन हम लोग ले लेंगे CA/CC. दोनों की कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग मानी है. एक की कॉन्सेंट्रेशन को C1 बोल दो या C2 बोल दो या A बोल दो, C बोल दो. अब बेटा सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होता है? जब हमारी E सेल पॉजिटिव होती है. E सेल पॉजिटिव होगी तभी तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, तभी तो डेल्टा G का वैल्यू नेगेटिव आएगा. तो ये कब हो सकता है? ये तब पॉसिबल है जब आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C, जो ये वाली कॉन्सेंट्रेशन, अगर इसे मैं C1 बोलूँ, इसे मैं C2 बोल दूँ, तो जब आपका C2 का कॉन्सेंट्रेशन C1 से बड़ा होगा तभी आपके पास जो है ये E की वैल्यू, ये जो E की वैल्यू है ये पॉजिटिव आएगी, क्योंकि E सेल आगे क्या है? -0.59/n log C/C. तो अगर आपकी ये C2 के कॉन्सेंट्रेशन C1 से बड़ी होगी तभी ऐसे रिएक्शंस हमारे क्या होंगे? स्पॉन्टेनियस होंगे. चलिए नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रोलिसिस. इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स. अब देखो इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स का काम क्या होता है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स का काम होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना. हम बड़ी बार कंफ्यूज हो जाते हैं ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल, कौन इलेक्ट्रिक को केमिकल में, कौन केमिकल को इलेक्ट्रिकल में. तो देखो इलेक्ट्रोलिटिक में E पहले आ रहा है, फिर एंड हो रहा है C पे, तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में चेंज करेगा? केमिकल में. ऐसे याद रख सकते हैं. अब इसमें क्या होता है कि जो आप रिडॉक्स रिएक्शन करवाना चाह रहे हो वो स्पॉन्टेनियस नहीं है. लेट्स से मैंने NaCl को पानी में डाला, NaCl को पानी में डाला और मैं चाहती हूँ कि मुझे यहाँ से कुछ और प्रोडक्ट मिल जाए, लेकिन क्या होगा? वो डिसोसिएट हो जाएगा ना, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में, और कुछ नया प्रोडक्ट तो नहीं बन रहा है उसमें. मैंने पानी में डाला तो बेटा उसमें से नया प्रोडक्ट, मान लो आप चाहते हो कि वहां से Cl2 गैस इवॉल्व हो जाए, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाए, कुछ हमें वहां से प्रोडक्ट मिले. ऐसा तब तक नहीं होगा जब तक हम इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करेंगे. तो इस बार हम इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं किसी केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को हमने किस में चेंज कर दिया है? केमिकल एनर्जी में. तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस. ठीक है, इसी प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं. इलेक्ट्रिसिटी पास करके हम किसी चीज को ब्रेक कर रहे हैं, कुछ नए प्रोडक्ट्स वहां से बना रहे हैं. और ऐसा कौन करता है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल. ये पूरा सेटअप हम देखेंगे. अब देखो इसमें एनोड मैंने बोला था, हमेशा आपको एनोड की एक ही डेफिनेशन याद रखनी है. पॉजिटिव नेगेटिव से कंफ्यूज हो गया आप, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे कि साइन कुछ चेंज हो रहे हैं. तो आपने यही ध्यान रखना है कि ऑक्सीडेशन हमेशा कहाँ पर होगी? एनोड में. ठीक है, और रिडक्शन हमेशा कहाँ होगी? तुम्हारी कैथोड पे रिडक्शन हो रही है. अब ये पॉजिटिव नेगेटिव कैसे लिखे हैं वो हम सेल से समझ सकते हैं कि हो क्या रहा है. ये है तुम्हारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल. अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता था? ऑक्सीडेशन हाफ अलग होता था, रिडक्शन हाफ अलग होता था. लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हमने सेम ही कैथोड को एनोड को एक ही बीकर में डाल दिया है. तो सेटअप कुछ इस तरह का होता है हमारे इलेक्ट्रोलिटिक सेल का. अब मान लो मैंने इसमें डाल दिया मोल्टन NaCl, पिघला हुआ NaCl, कोई पानी वानी हमने यहाँ पे नहीं लिया है, NaCl को डाला है सिंपली मोल्टन NaCl को. ठीक है, मोल्टन NaCl भी टूटता है ना अपने आयंस में, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, तो सॉलिड यूज नहीं कर सकते. मोल्टन या एक्वस हमारे डिसोसिएट हो जाते हैं आयंस में, तो हमने यहाँ पे यूज किया है मोल्टन NaCl. ठीक है, तो क्या होगा? Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव. ठीक है, अब देखो
Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में से कौन करेगा रिडक्शन? मुझे बताओ कौन रिडक्शन करेगा? रिडक्शन करेगा पॉजिटिव, है ना, जो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो जाएगा अपना रिडक्शन करने के लिए, और जिस पे नेगेटिव है वो जाएगा मैं इलेक्ट्रॉन लूज करूँ, वो करेगा ऑक्सीडेशन। तो Cl नेगेटिव जाएगा एनोड के पास, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन कर रहा है एनोड पे, क्योंकि ऑक्सीडेशन कर रहा है इसका मतलब एनोड पे कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव, तभी तो ये उससे अट्रैक्ट हो पा रहा है, अदरवाइज उससे अट्रैक्ट ही नहीं हो पाता। तो पॉजिटिव टर्मिनल बन गया हमारा एनोड का, और कैथोड Na पॉजिटिव अट्रैक्ट हो रहा है कैथोड के पास, क्योंकि इसे करनी है रिडक्शन, तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव तुम्हारा कैथोड है और पॉजिटिव तुम्हारा एनोड है। ये चार्जेस हमारे कैसे थे? उल्टे थे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, बट हमें वो सब नहीं याद रखना है, हमें ये बस कॉन्सेप्ट याद रखना है कि ऑक्सीडेशन होती है एनोड पे, रिडक्शन होती है कैथोड पे। चलिए, तो इस तरह से हमारे पास क्या हुआ, एनोड पे Cl नेगेटिव गया, Cl नेगेटिव क्या है, इसे ऑक्सीडेशन करानी है, तो ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, 2 Cl नेगेटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, Cl2 बन गया। Na पॉजिटिव गेन किया, क्या बन गया Na, लेकिन इलेक्ट्रॉन हमारे क्या होते हैं, कैंसिल आउट होते हैं ओवरऑल रिएक्शन में, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मिल गया 2Na। अच्छा, ओवरऑल रिएक्शन में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो रहे हैं, Na पॉजिटिव और Cl आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, Cl2 प्लस Na। तो मुझे क्या मिल गया, Na मिल गया, मुझे Cl2 मिल गया, मुझे मॉल्टन NaCl से क्या मिला, ठीक है, एक्वस से कुछ और प्रोडक्ट्स मिलेंगे, मॉल्टन से कुछ और मिलेंगे, तो यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है, सोडियम और Cl2 क्लोरीन गैस। अब मैं ऐसे अगर NaCl को पानी में डालती हूँ तो ऐसा तो कभी नहीं देखा कि क्लोरीन निकल रहा है, ठीक है, ये कब हुआ कि हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी किसी केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स का काम ये होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल में चेंज करना। चलिए, अब आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस कैथोड इलेक्ट्रोड वेट इंक्रीजेस, है ना, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो वहां पर जाके जो भी हमारा मेटल है वो डिपॉजिट हो जाएगा। एनोड वेट रिमेन्स कांस्टेंट इन जनरल, है ना, जनरली। इलेक्ट्रोलिसिस इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन है, तो ये भी रिडॉक्स रिएक्शन, लेकिन कैसा है, नॉन स्पॉन्टेनियस, क्योंकि खुद से नहीं हो रहा था, हमने इसको करवाया है। अब हमें देखनी है क्वालिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस। 2 तरह की इलेक्ट्रोलिसिस होती है, एक क्वांटिटेटिव जहां पे हम ये बात करते हैं भाई कितना मेटल बना है, दूसरी होती है क्वालिटेटिव, भाई क्या क्या प्रोडक्ट्स हमारे ऑब्टेन हो रहे हैं। तो पहले बात करेंगे क्वालिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस की। तो सबसे पहले आप देख रहे हो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉल्टन और फ्यूज्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। इनमें बिल्कुल पंगा नहीं है, सिंपल सा प्रोडक्ट बनता है, क्योंकि हमारे पास 2 ही आयंस है, हमने बिल्कुल पानी में डाला नहीं है, पानी के आयंस इसके साथ कंपीट नहीं कर रहे हैं, 2 आयंस है, और 2 आयंस को देख के आप बता सकते हो किसका ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन। अब ये मैं ऑलरेडी आपको समझा के अभी आई हूँ मॉल्टन NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस, तो इसको अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं, जस्ट पीछे ही समझाया, तो आगे चलते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। देखो, वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट्स तो याद ही रख लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस कैसे होती है, आपको पता है कि अब पानी ही है अपने पास, ठीक है, तो एक बार ही ऑक्सीडेशन करा दो, एक बार अपना रिडक्शन करा दो। ऑक्सीडेशन में बेटा देखो क्या बनेगा तुम्हारा, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और हम कैसे देखते हैं ऑक्सीडेशन को, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर से भी देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूँ तो यहाँ पे कितना चार्ज है, -2, यहाँ पे 0, तो क्या हुआ, एक तरह से ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज ही तो हुआ है, ओके। तो ऑक्सीडेशन हो रही है। नीचे देखो यहाँ पे कि कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन हो रहा है, मतलब तुम्हारा ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे -2 से किस में जा रहा है, -1 में। तो हमारे पास बेसिकली हमें ये ध्यान रखना है कि जब हमारे पास, या फिर सॉरी यहाँ पे हमारे पास, सॉरी ये नहीं होगा, ये होगा हाइड्रोजन का, देखोगे तुम यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे +1 में है, यहाँ पे 0 में है, यहाँ पे +1 में है, यहाँ पे 0 में है। क्या हो रहा है इसमें बेटा, इसमें रिडक्शन हो रहा है। तो जब भी हमारे पास वाटर का रिडक्शन होता है तो हमें कौन सी गैस मिलती है रिडक्शन से, H2। और जब एनोड पे जो हमारा वाटर ऑक्सीडेशन करता है तब हमें कौन सी गैस मिलती है, O2। ये ध्यान रखना है, क्योंकि बेसिकली हमारे जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं ये प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ठीक है।
तो हम लोग को ओवरऑल क्या मिल रहा है, वाटर से H2 और O2 मिल रही है, बाकी ये H प्लस OH नेगेटिव आयंस तो मिलके वाटर ही बनाने वाले हैं, ठीक है। तो मेन प्रोडक्ट जो ऑब्टेन हो रहा है हमें, दैट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो नेट रिएक्शन क्या हो रहा है, दो वाटर मॉलिक्यूल टूट रहे हैं, दो H2O2 में, आप H2O लिखो, H2O2 बनाओ, बैलेंस कर दो, सिंपल, ठीक है। तो ये होगी इलेक्ट्रोलिसिस वाटर। क्या प्रोडक्ट्स बने वो ध्यान रखना है, कैथोड पे कौन बना, एनोड पे कौन बना, कैथोड पे बना हाइड्रोजन, एनोड पे बना ऑक्सीजन, ये ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि वो पूछता है कहाँ पे बना ऑक्सीजन, कहाँ पे बना हाइड्रोजन। और यहाँ पे तुम एक और चीज देखो, अगर यहाँ पे 2 मोल H2 के बन रहा है तो 1 मोल O2 का बन रहा है, ठीक है, ये भी ध्यान हमें रखना पड़ेगा। So next beta, next we have is electrolysis of aqueous इलेक्ट्रोलाइट NaCl। तो देखो बेटा, पहले हमने क्या किया था, NaCl हमारा मॉल्टन था, इस बार हम NaCl कैसा ले रहे हैं, इस बार हम NaCl ले रहे हैं एक्वस। इसका मतलब अब हमारे पास NaCl के साथ साथ पानी भी है। ओके, तो अब देखो हमारे पास कैथोड पे Na पॉजिटिव भी है और तुम्हारे पास H2O भी है। अब किसका रिडक्शन होगा, किसका रिडक्शन होगा, तो हम लोग किसका यूज कर सकते हैं, किसका यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का, जिसका SRP ज्यादा उसका रिडक्शन होगा। तो Na पॉजिटिव मेटल है ना, मेटल है तो वैसे भी तुम्हें पता है रिडक्शन नहीं करना चाहेगा। यहाँ पर हमारे पास जो H2O है उसमें अगर हम देखें, दोनों का कंपेयर करें, तो हमारे पास Na का कुछ जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो है -2.71 वोल्ट और H2O का है -0.83 वोल्ट। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा वो होगा रिड्यूस। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हमें ध्यान में रखनी है ये बातें। तो यहाँ पे वाटर का रिडक्शन होगा और ये बेटा ये यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है ना, आप याद ही रख लो, जब भी वाटर रिड्यूस होगा तो क्या बनाएगा, H2 बनाएगा। चलिए, एनोड पे अब दो चीजें हैं, Cl नेगेटिव है और H2O है, ठीक है, Cl नेगेटिव है और H2 है। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका होगा, तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर Cl नेगेटिव और H2O को अगर हम कंपेयर करते हैं तो ये दिया हुआ है SRP, ये दिए हमें SRP की वैल्यूज, ठीक है। तो हम यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू है SRP की वैल्यू वो H2O की ज्यादा है और Cl नेगेटिव की कम है। तो यहाँ पे क्या होना है, ऑक्सीडाइज होना है। तो Cl नेगेटिव ऑक्सीडाइज होगा, यहाँ पे हमारा Cl नेगेटिव ऑक्सीडाइज होगा। तो यहाँ पर ये क्या बना देगा, हमारा Cl2 बना देगा, क्लोरीन। वाटर में से और क्लोरीन में से कौन जीता, क्लोरीन, ठीक है। अब इसे हम लोग ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, इसे हम ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं। एक तो जब आप रिडक्शन के लिए, आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद है, एक तरह से आपको याद है, तो आप देख लोगे किसका रिडक्शन होगा, किसका रिडक्शन नहीं होगा। अब जब ऑक्सीडेशन वाला करोगे तो ऑक्सीडेशन में हमें कुछ गिने चुने प्रोडक्ट्स मिलते हैं, उनके लिए हम एक ट्रिक याद रख सकते हैं, एक ट्रिक याद रख सकते हैं, वो है हमारे पास SO4 2 नेगेटिव सुनो पानी कल बारात आई, कल बारात आई, और यहाँ पर आ जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा आपका F नेगेटिव, ठीक है। तो कभी भी आपको इस तरह के अनाइंस दिख रहे हैं, अब देखो वाटर में से ये है आपका ऑक्सीडाइजिंग पावर, स्ट्रेंथ टू गेट ऑक्सीडाइज्ड, या मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि ऑक्सीडाइजिंग पावर इस तरह से इंक्रीज हो रही है, ऑक्सीडाइजिंग पावर हमारी इंक्रीज हो रही है। सुनो पानी कल बारात आई, और F नेगेटिव को हम पीछे लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि इस तरफ अगर मैं मूव कर रही हूँ तो ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज हो रही है। तो इससे क्या होगा कि हमारे सवाल बनने में हेल्प होगी अगर हमें ये ऑर्डर याद रहेगा। तो यहाँ पे अगर मैं सुनो पानी में से देखूंगी कल बारात आई, तो क्लोरीन की जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो ज्यादा है। अब क्योंकि ये डाटा तो चलो मैंने यहाँ पे लिखा है, लेकिन पेपर में हमारे पास एज सच कोई डाटा नहीं होगा, फिर अगर हमें चूज करना होगा कि किसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है, तो हमें पता है क्लोरीन की H2O से ज्यादा होती है। तो हम ये छोटा सा ऑर्डर जो है वो याद रख सकते हैं। चलिए, तो अपने पास यहाँ पे क्या हो गया, Cl2। तो देखो एनोड पे क्या बन रहा है, क्लोरीन गैस,
ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है बेटा कि क्लोरीन पे कौन सा गैस बन रहा है, कई बार ऐसा भी क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ लेता है, और कैथोड पे क्या बन रहा है, हाइड्रोजन। तो देखो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो रहा है कि जब हम लोग एक्वस NaCl यूज कर रहे हैं तो हमें जो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं हमें H2 और Cl2। ठीक है, किसका रिएक्शन करवाया हमने, NaOH हमारे पास क्या था पानी में। ठीक है, NaOH को हमने जब पानी में लिया, एक्वस NaOH ले लिया, तो उससे हमें जो प्रोडक्ट मिल गए, उससे हमें प्रोडक्ट मिल रहा है, एक तो हाइड्रोजन मिल रहा है, दूसरा हमको क्लोरीन मिल रहा है, सॉरी NaCl, आई एम सो सॉरी, NaCl एक्वस अगर हमने ले लिया है तो देखो हमें यहाँ से क्या मिल रहा है, Cl2 मिल रहा है। Cl2 कहाँ मिल रहा है बेटा हमको, एनोड पे, और हाइड्रोजन हमको कहाँ मिल रहा है, कैथोड पे। तो ये भी हमारे पास ध्यान रखने वाली चीज कि कौन सी गैस कौन से इलेक्ट्रोड पे लिबरेट हो रही है, वी हैव टू कीप दिस इन माइंड। तो ओवरऑल रिएक्शन में Cl2 मिल गया हम लोगों को, Cl2 मिल गया और H2O मिल गया। अब देखो आप यहाँ से एक चीज देख सकते हो कि आपके पास फिर सॉल्यूशन में क्या बच गया, Na पॉजिटिव के आयन बच गए और OH नेगेटिव आयन क्या बच गए, ये मिलके क्या बना लेंगे, NaOH। तो इस रिएक्शन का जो मीडियम होगा वो मीडियम कैसा होगा, बेसिक मीडियम होगा। जो मीडियम होगा यहाँ पर, अब जैसे यहाँ पे OH नेगेटिव है, Na पॉजिटिव आयन्स भी तो होंगे, तो ये मिलके क्या बना लेंगे, NaOH। तो मीडियम यहाँ पे क्या होगा, मीडियम होगा। अगर आपको OH नेगेटिव आयन्स भी मिल रहे हैं तो मीडियम कैसा होगा, बेसिक होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है तुम्हारा एक्वस NaCl यूजिंग Hg इलेक्ट्रोड। अब जहां पे हमने मरकरी इलेक्ट्रोड यूज कर लिया तो ध्यान रहे इस बार तुम्हारा जो प्रोडक्ट बनने वाला है एट कैथोड दैट विल बी डिफरेंट। पहले क्या हो रहा था कि Na पॉजिटिव और H2O में से कौन जीत रहा था, क्योंकि इलेक्ट्रोड कैसे थे, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स थे। इस बार है तुम्हारे पास एक इलेक्ट्रोड Hg, और Hg के साथ मिलके जो हमारा Na पॉजिटिव है वो बना लेता है एमेल्गम, इसीलिए यहाँ पर जो रिडक्शन होता है वो Na पॉजिटिव का होता है। तो ध्यान रहे जब हमने मरकरी इलेक्ट्रोड लिया है तो हमें क्या मिलने वाला है, सोडियम एमेल्गम मिलने वाला है। ठीक है, और एनोड पे क्या होगा, एनोड पे वही सेम चीज होगी कि H2O से ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर Cl नेगेटिव की है, तो एनोड पे हमें मिलेगा Cl2। लेकिन इस बार बेटा कैथोड पे हमें क्या मिल रहा है, जिंक एमेल्गम, और एनोड पे हमें क्या मिल रहा है, Cl2। ठीक है, Cl2। तो ये चीज हम लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग एक्वस NaCl। नाउ सी वेरी डाइल्यूट, क्या चीज है ये, वेरी वेरी डाइल्यूट, दिस इज वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो जहां पे लिखा जाए वेरी वेरी डाइल्यूट, वहां पे आपको एक चीज समझ लेनी है। अब देखो यहाँ पे कैथोड है, कैथोड पे देखो क्या रिएक्शन होगा। अब Na पॉजिटिव है, H2O है, हमें पता है कि H2O जो है उसकी रिडक्शन पावर ज्यादा है, तो रिड्यूस वही होगा। ठीक है, वो रिड्यूस हो गया, रिड्यूस करके जो प्रोडक्ट बनता है वहां से हमें जो गैस लिबरेट होती है दैट इज H2, वी नो। अब Cl नेगेटिव में और H2O में कौन जीतता था, ऑक्सीडाइजिंग पावर किसकी ज्यादा थी, Cl नेगेटिव की। बट नाउ दिस सॉल्यूशन इज वेरी वेरी डाइल्यूट, इसमें पानी ज्यादा अमाउंट में है, तो पानी की ही बेटा ऑक्सीडेशन भी होगी, और पानी का जो ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट बनता है दैट इज O2। तो यहाँ पे पानी ही रिड्यूस होगा, पानी ही ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है, तो ये चीज हम लोग ध्यान रख लेंगे। जब NaCl is highly dilute, there is very very less chance of Cl negative due to their less availability, कम अवेलेबल है, तो इसीलिए भाई अपना वाटर का ही ऑक्सीडेशन हो जाएगा, गेटिंग ऑक्सीडाइज। तो इंस्टेड H2O will get oxidized to O2 गैस, वाटर ऑक्सीडाइज हो जाएगा O2 गैस में, क्योंकि Cl हमारे पास बहुत कम है, क्योंकि सॉल्यूशन कैसा है, डाइल्यूट है। ओके, नाउ एक्वस कॉपर सल्फेट। एक्वस कॉपर सल्फेट में अब देखो वाटर और कॉपर में और वाटर में किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, ऑब्वियसली कॉपर का है। कॉपर का SRP ज्यादा होता है ना, कॉपर का SRP ज्यादा होता है, तो अपना कॉपर क्या होगा, रिड्यूस होगा। अब एनोड पे देखो H2O और SO4 ने, सुनो पानी, तो पानी का ऑक्सीडाइजिंग पावर SO4 से ज्यादा था, तो इस बार पानी ही हमारा क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा और क्या बना लेगा, O2। तो मुझे कॉपर मिल रहा है कैथोड पे और एनोड पे मुझे क्या मिल रहा है, O2। ठीक है, तो अपने पास यहाँ से क्या प्रोडक्ट मिल गया हमें, कॉपर और O2। और देखो
लास्ट में बच के H+ आइंस। तो मीडियम कैसा होने वाला है? एसिडिक। मीडियम कैसा होने वाला है? एसिडिक। नेक्स्ट, aqueous copper sulfate solution using copper electrode। aqueous copper sulfate, अब देखो यहाँ पर पहले हम कैसे ले रहे थे? इनर्ट इलेक्ट्रोड्स ले रहे थे, या एक हमने मरकरी वाला इलेक्ट्रोड वाला पढ़ा। अब यहाँ पे क्या है कि तुम्हारा जो इलेक्ट्रोड है वो भी कॉपर है। तो इस बार हमारे पास जो कंपटीशन है वो कहाँ किस किस में है? कॉपर में है, SO4 2 नेगेटिव में है, सॉल्यूशन में जो कॉपर आयंस हैं उनसे है, एक इलेक्ट्रोड वाले कॉपर और सॉल्यूशन में जो कॉपर 2+ आयंस है, इन सब में हमारा क्या है? कंपटीशन चलेगा। तो देखो अब कैथोड पे क्या होगी? रिडक्शन। तो कॉपर 2+ और पानी में अपना कंपटीशन चल रहा है। भी अपने पास कैथोड में किस में कंपटीशन है? कॉपर 2+ और वाटर में। हमें पता है कॉपर 2+ का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो वो रिड्यूस होगा, ये हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से क्लियर है। चलिए, तो यहाँ पर कॉपर बन गया, ठीक है। कैथोड पे क्या बन रहा है? कॉपर। अब रिएक्शन पॉसिबल एट एनोड। क्या क्या रिएक्शन? देखो एनोड पे होनी है ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन तो इसकी भी हो सकती है, ऑक्सीडेशन इसकी भी हो सकती है, और यहाँ मैं वाटर लिखना भूल गई थी, ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशन है ये कॉपर सल्फेट का, तो ये H2O भी आएगा। तो इस बार कॉम्पिटिशन H2O में भी है। अब SO4 2 नेगेटिव, वाटर, कॉपर में से कौन जीतेगा? सुनो पानी। सुनो से तो तुम्हें पता है पानी जीतेगा। अब कॉपर और पानी में कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन जीतेगा? तो बेटा देखो, कॉपर क्या है? एक मेटल है, तो मेटल की ऑक्सीडेशन करने की टेंडेंसी पानी से तो ज्यादा ही होगी, है ना। तो ये चीज आप ध्यान रख सकते हो, इतना ध्यान रख सकते हो इसमें कि एक मेटल की ऑक्सीडेशन करने की टेंडेंसी पानी से तो ज्यादा ही होगी। तो यहाँ पे कॉपर का ही ऑक्सीडेशन होगा, और हमें एनोड पे भी क्या मिलेगा? कॉपर ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम बेसिकली करते क्या है कि आप अपना एनोड भी कॉपर का लेते हो, कैथोड भी आप कॉपर का लेते हो, एनोड भी कॉपर का और कैथोड भी कॉपर का, ठीक है। एनोड पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। एनोड पे बेसिकली आप क्या लेते हो? इम्प्योर कॉपर, ठीक है। इसके आयंस, ये इसी की ऑक्सीडेशन होती है कॉपर 2+ में, और यहाँ से कॉपर, ये जो कॉपर 2+ के आयंस है, ये इलेक्ट्रॉन लेके कहाँ पे चले जाते हैं? कैथोड पे। कहाँ चले जाते हैं? ये कैथोड पे चले जाते हैं, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्या बोलते हैं कि इससे हमने एक इम्प्योर कॉपर को प्योर कर लिया। ओके, चलिए अब हम आ गए हैं अपना क्वांटिटेटिव वाले पार्ट में। क्वांटिटेटिव वाले पार्ट में तो हम पढ़ने वाले हैं अब लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो फेरेडे के लॉज है। फर्स्ट लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ है हमारा, वो क्या है? दिस लॉ स्टेट्स दैट द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और डिस्चार्ज एट एन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज पास थ्रू द इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। तो देखो अब हमारे पास क्या था कि हम लोगों को ये तो इलेक्ट्रोलिसिस से हम क्या कर रहे थे कि हमें पता चल तो गया कि हमारे पास क्या बन रहा है जी, कैथोड पे क्या बन रहा है, एनोड पे क्या बन रहा है। क्वालिटी, इसे कहते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। लेकिन कितनी क्वांटिटी में बन रहा है ये हमें नहीं पता चल रहा था कि हाँ जी हमें यहाँ से अगर मान लो कॉपर मिला है, प्योर कॉपर हमें मिल रहा है, कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो रहा है, तो कितना कितना मेटल हमारा कैथोड पे हमको मिल रहा है। ये सारी चीजों के बारे में जो उसने सोचा था उनका नाम था फेराडे। उन्होंने सोचा कि मैं इस वेट को कैसे कैलकुलेट करूं, तो उन्होंने फिर अपने जो लॉज दिए थे, लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कितने कितने अमाउंट में हम लोगों को प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ से बेटा एक बात तुम सोच के देखो कि जितना हम लोग चार्ज देंगे, जितना मान लो मैं इलेक्ट्रिसिटी, अब कोई भी रिएक्शन है, कोई भी मान लो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में मैं कुछ भी रिएक्शन करवाना चाह रही हूँ, ठीक है, कोई भी रिएक्शन करवाना चाह रही हूँ, तो बेटा जितना मैं चार्ज दूंगी उतना ही तो प्रोडक्ट बनेगा। मान लो अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं करूंगी तो रिएक्शन ही नहीं होगा और प्रोडक्ट भी नहीं बनेगा। तो जितना मैं चार्ज पास कर रही हूँ उतना ज्यादा वेट जो है वो प्रोड्यूस होगा। तो कैन आई से दैट वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। अब यही चीज फेराडे ने बोली कि जितना हम लोग चार्ज देंगे उतना वेट प्रोड्यूस होगा। तो मैं बोल सकती हूँ वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। और इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को उन्होंने हटाया एक कांस्टेंट से जिसे हमने बोला Z इंटू क्यू।
अब ये जो Q है, Q को हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q को हम लिख सकते हैं IT, ठीक है, ये लिख सकते हैं हम लोग। तो देखो अपने पास यहां से जो फॉर्मूला आ गया वेट का, दैट इज इक्वल टू Z इंटू IT, एक फॉर्मूला और आ गया। अब ये क्या है हमारे पास, Z यहाँ पर क्या है हमारे पास, ठीक है, एक बार हम लोग देखते हैं इस चीज को। तो देखो ये Z हमारे पास क्या है, ये Z हमारे पास है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ये Z हमारे पास क्या है बेटा, दिस इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अब ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखो यहाँ पे ये क्या है, वेट इज इक्वल टू Z इंटू Q। मान लो मैं यहाँ पे, अब मुझे कोई भी ऐसी क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है, तो मैं क्या मानती हूँ कि मान लो मैंने यहाँ पे 1 कूलब चार्ज दिया, 1 कूलब चार्ज दिया इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में मैं 1 कूलब चार्ज दे रही हूँ, तो जितना भी वेट यहाँ पे डिपॉजिट होगा उसे हम लोग क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोल देंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट हमारे पास क्या हो गया, वेट डिपॉजिटेड व्हेन 1 कूलब चार्ज इज पास्ड इन 1 सेकेंड। चलिए अब देखो, ये तो मैंने आपको बता दिया, देखो फेराडेज लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अब क्वेश्चन करने के लिए हमें क्या अप्रोच चाहिए, हम लोग एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये लॉ हमने पढ़ लिया एक बार, लेकिन हमें जो क्वेश्चन करने हैं किस तरह से करने हैं हम उसको एक बार समझते हैं, क्या अप्रोच हमारी रहेगी। तो देखो जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसका मतलब क्या होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन मींस Na इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, Na पार्टिकल्स, हमें पता है। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब Na इलेक्ट्रॉन। और बेटा Na इलेक्ट्रॉन्स पे जो चार्ज होता है, Na इलेक्ट्रॉन्स पे जो चार्ज होता है दैट इज 96500 कूलब। इस वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 फैराडे। इस वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, 1 फैराड। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब उन पे कितना चार्ज है, 1 फैराडे चार्ज है। अब ये वाला कॉन्सेप्ट सारे बच्चे ध्यान से सुनना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अगर तुम्हें आ गया तो तुम फेराडेज लॉ के जो भी क्वेश्चंस आएंगे, इलेक्ट्रोलिसिस लॉ के जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो तुमसे हो पाएंगे। तो अब अगर ध्यान से तुम एक चीज समझो कि अगर मान लो मैंने यहाँ पे एक रिएक्शन लिखा, कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन मुझे क्या दे रहा है, कॉपर, ठीक है। अब बेटा ये कितने मोल इलेक्ट्रॉन है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 1 फैराडे, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 फैराडे। तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 फैराडे, 2 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 फैराडे। तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि 2 फैराडे चार्ज से मुझे कितना कॉपर मिल रहा है, 1 मोल कॉपर। 1 मोल का मोलर मास कितना, मान लो कॉपर का मोलर मास मैंने मान लिया m0 ग्राम, ठीक है, m0 ग्राम। अब अगर मैं मान लो कोई और आयन ले लूं, लेट्स से मैंने ले लिया एल्यूमिनियम 3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, ये मुझे क्या दे रहा है, एल्यूमिनियम। तो क्या मैं बोल सकती हूँ 3 फैराडे चार्ज से मुझे 1 मोल एल्यूमिनियम मिल रहा है, मतलब m0 ग्राम एल्यूमिनियम मिल रहा है, ठीक है। अब मैंने आपको एक इक्विवेलेंट वेट के बारे में बताया था कि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। अगर बेटा मुझे m0 ग्राम 2 यूनिट चार्ज से मिल रहा है, 2 यूनिट चार्ज से मुझे कॉपर का 1 मोल मिल रहा है, या 1 मोल का मतलब m0 ग्राम मिल रहा है, तो मुझे 1 यूनिट चार्ज से कितना कॉपर मिलेगा, मुझे 1 यूनिट चार्ज से कितना कॉपर मिलेगा। तो बोलोगे तो मैम 2 मोल इलेक्ट्रॉन से m0 मिल रहा है, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन से मुझे कितना मिल जाएगा, m0/2। और इसी को हम क्या बोलते थे, इक्विवेलेंट वेट। इसी को हम लोग क्या बोलते थे, इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट तुम क्या पढ़ते थे कि मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर। इसका भी इक्विवेलेंट वेट निकालना हो तो क्या आ जाएगा, m0 डिवाइडेड बाय 3। इसका n फैक्टर कितना है, 3। यही होता है ना हमारा इक्विवेलेंट वेट। तो बोल सकती हूँ ना मैं कि 1 यूनिट चार्ज से मुझे कितना एल्यूमिनियम मिलेगा भाई, m0/3, क्योंकि अगर मुझे 3 यूनिट चार्ज से m0 ग्राम मिल रहा है तो मुझे 1 यूनिट चार्ज से कितना मिलेगा, m0/3 मिलेगा, ठीक है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ 1 फैराडे से मुझे 1 ग्राम इक्विवेलेंट कॉपर मिलेगा, 1 फैराडे से मुझे 1 ग्राम इक्विवेलेंट मिलेगा, या 1 फैराडे से मुझे 1 ग्राम इक्विवेलेंट एल्यूमिनियम ही मिलेगा।
तो क्या हम लोग ये चीज अपने माइंड में बिठा सकते हैं दैट 1 फैराडे is equal to 1 gram equivalent? This is very very important to do question. 1 फैराडे इज इक्वल टू 1 ग्राम इक्विवेलेंट. ये चीज हम अपने माइंड में बिठा सकते हैं, बिल्कुल बिठा सकते हैं ना बेटा. किसी भी इनमें से मैं कोई भी आयन ले लूं, कोई भी मेटल ले लूं जिसपे कितना भी चार्ज हो, अगर मैं उसमें से 1 फैराडे चार्ज देती हूँ तो मुझे उसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट ही मिलेगा. हम लोग मोल के टर्म में बात नहीं करें, हम ग्राम इक्विवेलेंट की बात करें कि भाई 1 फैराडे में चार्ज पास करूंगी तो मुझे 1 ग्राम इक्विवेलेंट ही मिलेगा. चलिए इतनी बात सही है. ओके, तो अब मान लो, और हाँ जी, ग्राम इक्विवेलेंट के सारे फॉर्मूलेज हमें आने चाहिए. कौन कौन से फॉर्मूलेज हमने ग्राम इक्विवेलेंट्स के पढ़े हैं? तो एक तो वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, ठीक है. उसके बाद n नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इनटू n फैक्टर. ये सारे हम लोग को ग्राम इक्विवेलेंट्स के फॉर्मूले याद रखने हैं, क्योंकि वो हमें कुछ भी दे सकता है, नंबर ऑफ मोल्स भी दे सकता है, नॉर्मेलिटी भी दे सकता है. तो सारे फॉर्मूलेज हम याद रखेंगे. अच्छा, गैसेस के लिए बता दूं, गैसेस के लिए हम ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, गैसेस का क्या होगा? वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ गैसेस अपॉन इक्विवेलेंट वॉल्यूम, ठीक है. अब हमने पढ़ ली इलेक्ट्रोलिसिस, है ना. तो हमारे पास मेनली कौन कौन सी गैसेस बन रही थी? हाइड्रोजन बन रही थी, ऑक्सीजन बन रही थी, क्लोरीन बन रही थी. तो मैं अगर आपको बोलूं बेटा इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है? 11.2, सॉरी इक्विवेलेंट वॉल्यूम, यहाँ पे क्या आएगा? इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है? 11.2 लीटर्स. इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन कितना होता है? 11.2 लीटर्स. इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ O2 भी बनता है, कितना होता है? 5.6 लीटर्स. इतने इक्विवेलेंट वॉल्यूम्स क्या आप याद रख सकते हो? हाँ जी, याद रख सकते हैं. अब एक कॉन्सेप्ट और देखो कि आपके पास मान लो ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, ये तुम्हारा कैथोड है, ये तुम्हारा कैथोड है, ये तुम्हारा एनोड है, ठीक है. यहां आ रहा है तुम्हारा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे तुम्हारा क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन. तो मान लो यहाँ पे 1 फैराडे चार्ज मैंने दिया, 1 फैराडे चार्ज दिया, तो यहाँ पे 1 ग्राम इक्विवेलेंट ही बनेगा. और जितना चार्ज मैं यहाँ दे रही हूँ उतना ही चार्ज यहाँ पे जाएगा एनोड पे भी, तो यहाँ पे भी उतना ही ग्राम इक्विवेलेंट बनेगा. दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो कैन आई से दैट gram equivalent at cathode is equal to gram equivalent at anode. ये फॉर्मूला हमारा बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इसे हम ध्यान में रखने वाले हैं. इस फॉर्मूले को आप याद रख लो बेटा, क्वेश्चन कराने में ये हेल्प करेगा. चलो अब आ जाते हैं हम अपने इसी रिलेशन पे. तो यहाँ पे मेरे पास Z क्या आ गया था बेटा? अगर मैं बात करूं कि हमारे पास उतना ही वेट डिपॉजिट होता है जितना हम चार्ज देते हैं, है ना. और अपने पास यहाँ पे ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाया तो Z आ गया, जिसे मैंने क्या बोला? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोल दिया. अब ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, ये हमारा क्या है कि आप 1 कुलब चार्ज दे रहे हो तो इतना वेट आपका यहाँ पर बन रहा है. ऑलराइट, आप कितना चार्ज दे रहे हो? आप 1 कुलब चार्ज दे रहे हो तो आपका इतना वेट यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है. अगर आप यहाँ पर 1 फैराडे चार्ज देते हो, अगर 1 कुलब चार्ज से इतना वेट जनरेट हो रहा है, तो अगर आप 96500 कुलब चार्ज दोगे तो कितना वेट आएगा तुम्हारा? ठीक है, इतना वेट. इसको क्या मैं लिख सकती हूँ कि मेरा इतना वेट W बाय फैराडे. तो मेरा एक और फॉर्मूला बन गया यहाँ पर, एक सेकेंड, एक फॉर्मूला मेरे पास यहाँ पे एक और बन गया. ओके,
तो देखो यहाँ पे हम लोग ये कह रहे थे कि एक कुलब चार्ज देने पे जितना वेट बनता है उसे मैं कहती हूँ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, है ना। तो अगर 96500 देंगे, सॉरी ये यहाँ पे थोड़ा सा मैंने गलत कर दिया, ठीक है। हम लोग क्या कह रहे हैं कि अपना एक कुलब चार्ज देने पे जितना भी हमारा वेट बनेगा उसे मैं क्या बोल दूंगी, अपना इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। हमें पता है कि अगर हम 96500 कुलब देते हैं, 96500 कुलब चार्ज देते हैं, तो कितना हमारा वेट बनता है इक्विवेलेंट वेट के बराबर। तो अगर मैं एक कुलब चार्ज का निकालूं तो दैट विल बी इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय दिस 96500। इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, फैराडे। इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, फैराडे, बिकॉज दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1 फैराडे ओनली। तो मेरे पास एक फॉर्मूला यहाँ से एक और आ गया, W इज इक्वल टू Z की जगह मैं क्या रख सकती हूँ, E अपॉन F, ठीक है। Z मेरा क्या आ गया है, E अपॉन F, तो मैं Z की जगह रख सकती हूँ E अपॉन F इंटू Q। अब यहां से अगर मैं इस E को नीचे लेके जाऊं तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, Q बाय F। तो क्या मेरे पास इक्विवेलेंट वेट का एक और फॉर्मूला आ गया, दैट इज Q बाय F। एक और फॉर्मूला आ गया। तो जितने भी फॉर्मूले हमारे इक्विवेलेंट निकालने के हैं हमें वो फॉर्मूले याद रखने हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन हमसे वो पूछ सकता है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। ये तो सेकंड लॉ आ गया, ओके। एक क्वेश्चन देख लो, ये भी फैराडेज लॉ, ये वाला क्वेश्चन देखो। 0.224 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड एट कैथोड, the volume of O2 gas formed at anode under identical condition is। तो ये कह रहा है कि हमारे पास 0.244 लीटर हाइड्रोजन गैस कहां पर बनी है, कैथोड पे। हमें एक चीज पता है कि ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ कैथोड इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ एनोड। ये चीज पता है हमारे पास, कितने जितने ग्राम इक्विवेलेंट्स कैथोड पे बनेंगे उतने एनोड पे बनेंगे। और फॉर्मूला क्या है ग्राम इक्विवेलेंट्स का, गैसेस के लिए मैंने अभी लिखवाया था तुम्हें, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वॉल्यूम, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये मैं हाइड्रोजन के लिए लिख रही हूँ यहाँ पे, और सिमिलरली आप O2 के लिए भी लिखोगे। इक्विवेलेंट वॉल्यूम हाइड्रोजन का कितना है, हाइड्रोजन का है बेटा 11.2 और O2 का है 5.6। H2 का मुझे वॉल्यूम दे रखा है 0.224। तो क्या मैं यहां से कैलकुलेट कर सकती हूँ वॉल्यूम ऑफ O2, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ O2 कितना आ जाएगा, 0.224 इंटू 5.6 डिवाइडेड बाय 11.2, 0.112 लीटर्स। तो इतना हमारे पास क्या होगा, O2 का वॉल्यूम होगा, ठीक है। यही पूछा था हमसे। चलिए अब एक और क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट विल बी रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 12.3 ग्राम ऑफ नाइट्रोबेंजीन टू एनिलीन इफ द करंट एफिशिएंसी इन द प्रोसेस इज 50%। तो देखो क्या बोल रहा है कि एनिलीन को हमने नाइट्रोबेंजीन को हमने एनिलीन में रिड्यूस करना है, तो हमको कितना इलेक्ट्रिसिटी का रिक्वायरमेंट होगा। ओके तो हम सबसे पहले हमें कितना वेट दिया है इस एनिलीन का, दिस इज 12.3 ग्राम्स, है ना। इसको मैं क्या मोल्स में चेंज कर लूं तो कितना आएगा 12.3, और मोलर मास ऑफ दिस नाइट्रोबेंजीन इज 123। तो ये मेरे पास कितना आ गया, ओके दिस इज माय 0.1, ठीक है 0.1 आ गया। अब तुम देख सकते हो ये मेरे पास आ गया 0.1 मोल। अब आपको पता है, अब हमें एक चीज पता है कि यहां पर हमारे पास एक फैराडे से एक फैराडे से हमारे पास कितना मोल जनरेट होता है, 1 मोल, है ना। एक फैराडे से 1 मोल जनरेट होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 0.1 मोल। तो मतलब हमें कितना फैराडे रिक्वायर्ड है, 0.1 फैराडे से हमको मिलेगा 0.1 मोल, ठीक है। अब आप एक चीज देख सकते हो यहाँ पे कि हमसे बोला गया है कि करंट की एफिशिएंसी है 50%, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो कि जब हम 1 मोल
1 मोल नाइट्रोबेंजीन यूज कर रहे हैं, तो उस 1 मोल नाइट्रोबेंजीन के रिडक्शन के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स यूज हो रहे हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स यूज हो रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि 0.1 मोल नाइट्रोबेंजीन जो अमाउंट उसने हमको दिया है उसके लिए कितने हमारे इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी? दैट विल बी 0.6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 0.6 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी। तो इसका मतलब मुझे 0.6 फैराडेज की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि 1 फैराडे से हमको अगर 1 मोल मिलता है, 1 फैराडे से मुझे कितना मिल रहा है यहाँ पे? ठीक है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना होता है? 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज होता है 1 फैराडे। तो 0.6 इलेक्ट्रॉन्स के लिए मुझे कितना रिक्वायर होगा? 0.6 फैराडेज। लेकिन करंट की एफिशिएंसी कितनी है? 50%। करंट की एफिशिएंसी कितनी है बेटा? 50%। तो इसका मतलब मुझे अगर 0.6 फैराडे चार्ज चाहिए तो मुझे 1.2 फैराडे चार्ज देना पड़ेगा, क्योंकि एफिशिएंसी तो 50% ही है। तो करेक्ट आंसर हमारा इस केस में क्या हो जाएगा? 1.2 फैराडे। ठीक है, सबसे पहले हमने मोल में कन्वर्ट कर लिया। हमने एक चीज देखी यहाँ पे कि 1 मोल के लिए 6 इलेक्ट्रॉन्स लग रहे हैं, तो 0.1 मोल के लिए कितने चाहिए होंगे? 0.6 इलेक्ट्रॉन्स। अब 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना होता है? 1 फैराडे। तो 0.6 का कितना होगा? 0.6 फैराडे। 0.6 फैराडे की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन क्योंकि एफिशिएंसी 50% थी तो हमें 1.2 फैराडे चाहिए। चलिए अब आ जाते हैं अपने सेकेंड लॉ पे। सेकेंड लॉ बेटा क्या कहता है? When Q amount of charges pass through different electrolyte connected into series, then deposited metal weight is proportional to its equivalent weight. मान लो मेरे पास 3 मेटल है, 3 अलग अलग मेटल है और उन्हें मैं सेम अमाउंट ऑफ चार्ज दे रही हूँ, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज दे रही हूँ। तो इसका मतलब क्या होगा कि इन पे ग्राम इक्विवेलेंट सेम ही बनेंगे। मान लीजिए ये मेरे पास A है, ये मेरे पास B है, ये मेरे पास C है, तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ A ratio gram equivalents of B ratio gram equivalents of C is equal to 1:1:1 ही आएगा इनका। ठीक है, तो क्या ग्राम इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला हमें पता है क्या होगा? वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, रेशियो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ये मान लो मैंने A बोला, ये मैंने A बोला, ये मैंने B बोला, ये मैंने B बोला, इसको मैंने C बोल दिया, इसको मैंने क्या बोल दिया? C। दिस विल बी इक्वल टू 1:1:1:1। तो इसे मैं यहां से क्या बोल सकती हूँ? वेट ऑफ A रेशियो वेट ऑफ B रेशियो वेट ऑफ C विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ A रेशियो इक्विवेलेंट वेट ऑफ B रेशियो इक्विवेलेंट वेट ऑफ C। और इक्विवेलेंट वेट का बेटा यही फॉर्मूला नहीं है, यही फॉर्मूला नहीं है। तुम्हें पता है कि इक्विवेलेंट के कितने फॉर्मूलाज हम पढ़ चुके हैं। अगर वो मोल्स के टर्म में बात करता है तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, नॉर्मेलिटी के टर्म में बोलता है तो ये फॉर्मूला, मोलैरिटी के टर्म में बोलता है तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का हमारे पास ये फॉर्मूला है। तो ग्राम इक्विवेलेंट्स का हमारे पास सिर्फ एक यही फॉर्मूला नहीं है, हमारे पास ये फॉर्मूलाज भी हैं, इन्हें भी हमें ध्यान में रखना है। अब कैसे क्वेश्चंस हम लोग कर सकते हैं इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से, उसे देखते हैं। ओके, तो देखो, कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ गैसेस प्रोड्यूस्ड एट एसटीपी व्हेन डाइल्यूट H2SO4 इज इलेक्ट्रोलाइज्ड बाय यूजिंग 2 फैराडे। तो देखो हमारे पास जब H2SO4 की डाइल्यूट H2SO4 की जब हम इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो हमारे पास क्या क्या होता है? H प्लस SO4 2 नेगेटिव होगा और H2O होगा कॉम्पिटिशन में। तो हमें पता है, सुनो, पानी की ऑक्सीडेशन होगी तो O2 बनेगा और यहाँ पे भी पानी ही रिड्यूस होगा तो H2 बनेगा, तो हाइड्रोजन बनेगा और O2 बनेगा। प्रोडक्ट्स हमारे यही बनेंगे ना इसके इलेक्ट्रोलिसिस से। तो ये कह रहा है कि हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, कितनी वॉल्यूम हमारी H2 का बनेगा, कितना वॉल्यूम हमारी O2 का बनेगा। तो हमें पता है ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ H2, क्योंकि हम क्या दे रहे हैं? 2 फैराडे चार्ज ही दे रहे हैं, तो ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ H2 एंड ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ O2 विल बी इक्वल टू 2 फैराडेज। तो मैं बात करूं, अगर ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ H2 का फॉर्मूला क्या है?
वेट सॉरी वॉल्यूम के टर्म्स में होता है ना गैस का, तो वॉल्यूम हमें पता करना है डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वॉल्यूम कितना होता है H2 का 11.2 दैट इज इक्वल टू 2 फैराडे। तो ये आ जाएगा हमारे पास वॉल्यूम इज इक्वल टू 2 इंटू 11.2 दैट इज 22.4 लीटर्स। इतना वॉल्यूम मेरा H2 का आ जाएगा। और O2 का कितना आ जाएगा बेटा, ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ O2 का फॉर्मूला वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 5.6 इंटू 2, तो इसका वॉल्यूम कितना निकल के आ जाएगा 2 इंटू 5.6 विच इज इक्वल टू 11.2 लीटर्स। तो इतना मेरा H2 प्रोड्यूस हो रहा है, इतना O2। हमें टोटल वॉल्यूम बोला है तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे और ऐड करके हमारे पास कितना आ जाएगा 33.6 लीटर्स। टोटल वॉल्यूम हमारा इतना प्रोड्यूस होने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोलिसिस का जो भी हमारा पार्ट था क्वांटिटेटिव एनालिसिस वाला, वो हमारा कंप्लीट हो गया। दैट्स इट। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन बेटा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।